वैसे एक्सपेक्टेड टाइम यही होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आप बहुत इमरजेंसी में कहीं फंस जाओ और लेट हो जाओ तो एक्सपेक्टेड टाइम यही है कि 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा लेक्चर। मैं 6:45 6:50 का टाइमिंग रखता हूँ, 10 मिनट सेटअप का टाइमिंग। और ये नहीं कि जानबूझ के सारे आ रहे हैं 6:50 तक, 6:07 तक, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम 10 मिनट का गैप लेके चलेंगे, पर आपको ट्राई करना है कि जो टाइम रखा है उस पर आने का। अब देखो, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये हमारा जो 1.5 घंटे का अभी का लेक्चर है वो तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा अगर तुम नोटबुक को अच्छे से बनाते हो और सारी बातों को अच्छे से लिखते हो। तो जब तुम एग्जाम में जाओगे आप देखोगे सेम क्वेश्चन ही आ गया है, डिक्टो ही क्वेश्चन आ गया, बहुत सारे, थोड़े बहुत डिजिट चेंज हो जाएंगे, वर्ड्स बदल जाएंगे वर्ड्स, लेकिन बात सब कुछ सेम रहेगा। तो अभी भी एक नया हमारे पास टाइम है। देखो, अगर मान लो हमारे हाथ से पीछे का सारा निकल गया तो क्या हो गया। अभी हम ये 11वां चैप्टर 12वां 13वां 14वां पकड़ लेंगे, 4 चैप्टर पकड़ लेंगे, फिर दोबारा पढ़ लेंगे। अब जो ये चैप्टर अभी स्टार्ट हो रहे पूरी सीरीज है, ये नहीं आता अगला नहीं आएगा, अगला नहीं आता उससे अगला नहीं आएगा, वो नहीं आता उसके अगला नहीं आएगा, पूरा कनेक्टेड है। मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं इसको। सो वी हैव स्टार्टेड मॉडर्न फिजिक्स, मतलब ये पूरा एक अलग सा ब्रांच हो गया, पीछे की नॉलेज की नीड नहीं है। समझ पा रहे हो? तो आप अब सीख सकते हो मेहनत करके, दिमाग लगा के, तो मजा आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो चैप्टर जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो डुअल नेचर ऑफ मैटर है, ठीक है ना। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। चैप्टर बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी, मतलब मैं क्या ही बताऊं, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। मजाक नहीं, हकीकत है ये बेटा निखिल, ठीक है। तो इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। तो ये क्या है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें क्या पढ़ोगे, नाम से पता लगाओ। ऐसे हम बातें करें, अगर हम ऊपर ऊपर से बातें करें, इस चैप्टर के नाम से क्या पता लगता है आपको? आप कहोगे सर ऐसा कुछ है, डुअल नेचर, दो नेचर, रेडिएशन के और मैटर के, किसके, एंड लिखा ना, एंड मतलब दोनों की बातें कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, रेडिएशन के 2 नेचर है, मैटर के भी 2 नेचर, ये क्या है, पंगा क्या है। तो रेडिएशन, जैसे ही वर्ड रेडिएशन आता है, जैसे ये वर्ड रेडिएशन आता है ना, बच्चे कहते हैं यार हमें ना रेडिएशन वर्ड समझ नहीं आता। मैं कहता हूँ रेडिएशन छोड़ो, आप इसको लाइट मान लो, जो सन की लाइट है वही रेडिएशन है। तो आप कहोगे अच्छा सर, मतलब ऐसा कुछ हो गया पढ़ने में, डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट को जानते हो ना, लाइट को, आंखें है ना, तो लाइट को जानते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, लाइट तो देखा ही होगा, बल्ब से निकलते हुए, हर जगह से निकलते हुए, दिवाली मनाया हो। तो डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर, मतलब यहां पर हमें लाइट के 2 नेचर की बात करनी है और मैटर के 2 नेचर की बात करनी है। तो अभी समझते हैं कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का स्टार्ट कहां से होता है, इस चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। थोड़ा सा मैं हिस्ट्री की बातें करूंगा 2 मिनट के लिए। चैप्टर की स्टार्टिंग कहां से, ओरिजिन, ये जो चैप्टर स्टार्ट कैसे हुआ। तो ये चैप्टर स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट करता हूं मैं। ये जो चैप्टर है ना डुअल नेचर वाला, ये क्या है क्या नहीं बाद में बातें करेंगे। चैप्टर स्टार्ट कैसे हुआ, यहां से, यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, यूनिफिकेशन ऑफ साइंस या यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स मान लो, ये कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखो, जब स्टार्टिंग में हमारा फिजिक्स डेवलप हो रहा था, स्टार्टिंग में हमारा साइंस डेवलप हो रहा था, तो हमने ना लाखों फिनोमेना ढूंढ दिए, करोड़ों फिनोमेना ढूंढ दिए। अब मैं कहूं कि 11वीं क्लास के बच्चे को 1 करोड़ टॉपिक्स पढ़ाने हैं, तो कभी पढ़ना चाहेगा? वो कहेगा मुझे पैदा ही नहीं होना, छोड़ो, है ना, खत्म, यहीं पे खेल खत्म करो, मेरे को धरती पे नहीं आना भाई, ये इतना सारा कुछ मुझसे नहीं होगा। तो हमने ना यहाँ सोचना स्टार्ट कर दिया कि यार फिजिक्स ना बहुत बड़ा कर दिया हमने, साइंस को बहुत बड़ा कर दिया। बात समझ पा रहे हो? तो लोगों ने स्टार्ट किया फिजिक्स को रिड्यूस करना, साइंस को रिड्यूस करना, यूनिफिकेशन करना। यूनिफिकेशन मतलब 10 क्वेश्चन का एक ही आंसर, 100 क्वेश्चन के लिए एक ही एक्सप्लेनेशन। जैसे अब हमने कह दिया कि भाई ये सन है, अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। फिर अगर एप्पल को अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको भी हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोला, अलग अलग फोर्स का नाम नहीं दिया। हमने क्या दिमाग लगाया कि भैया हमने बोला 1000 क्वेश्चन का एक आंसर निकालेंगे। इस प्रकार से जो 1 करोड़ कॉन्सेप्ट थे वो 1000 बन जाएगा। तो वहां से स्टार्ट हुआ यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। तो इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से हुई, यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। और पहला क्वेश्चन ये आया कि भाई ये धरती किस चीज से बना हुआ है। ये पहले भी मैंने आपसे बात किया होगा। पहला क्वेश्चन ये आया कि धरती किस चीज से बना होगा। तो पहले लोग बोलते थे, पहले के जमाने में लोग बोलते थे धरती दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। हमने बोला भाई क्या है, तो बोला रेडिएशन। जैसे धरती, हमारी जो धरती मतलब दुनिया, यूनिवर्स 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। मैंने बोला रेडिएशन से मिलकर बना हुआ है और मैटर से मिलकर बना। किससे बना हुआ है?
तुम बोलोगे रेडिएशन से कैसे बना हुआ है तो आप जानते हो कि अगर हम अर्थ के बाहर देखें तो सूरज की रोशनी, स्टार्स के लाइट है, तो हमने कहा यार इस यूनिवर्स में एक तो रेडिएशन है, एक रेडिएशन है, और एक हम लोग है। हम लोग यानी मैटर, पत्थर, पहाड़, पानी, मैटर। तो लोगों ने बोला कि धरती ना दो चीज़ों से मिलकर बनी है, एक मैटर एक रेडिएशन है। लेकिन उसी टाइम पर चल रहा था यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, कि अगर कोई 4 है उसको 1 बनाओ, कोई 2 है तो उसको 1 बनाओ। तो आइंस्टाइन कूद गए। आइंस्टाइन कहने लग गए भाई मेरा मानना यह है कि दुनिया एक ही चीज़ से मिलकर बनी है, आप 2 वाली बात छोड़ो। बात ही समझे मेरी बात को, कि हमारा चैप्टर स्टार्ट कैसे हो रहा है, कि बात ये चल रही थी करोड़ों कॉन्सेप्ट है, करोड़ों को हमने कम किया और कम किया और कम किया, और उस टाइम पर ही अलग से एक कमरे में बात चल रही है कि दुनिया कैसे बना है। तो बुद्धिमान लोग बैठे हुए डिस्कशन कर रहे हैं, कह रहे भैया दुनिया 2 चीज़ों से मिलकर बनी है। हम देखें तो सूरज की रोशनी दिखाई देता है, पहाड़ पत्थर ये दिखाई देता है, तो दुनिया 2 चीज़ों से मिलकर बनी है। पर आइंस्टाइन का मानना क्या था, और उस टाइम चल क्या रहा था, यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, कि 4 आंसर को 1 बनाओ। तो आइंस्टाइन खड़े होकर कूद पड़े, उन्होंने बोला भैया ऐसी बात है, दुनिया एक चीज़ से मिलकर बनी है, दुनिया एक चीज़ से मिलकर बनी है। मतलब जो आप बोल रहे हो कि सूरज की रोशनी और पहाड़ दोनों एक जैसी चीज़ है, नहीं समझे मेरी बात को। पहले हम क्या कह रहे हैं, पहले हम कह रहे हैं कि इस धरती पे एक तो मैटर मिलेगा आपको, और दूसरा रेडिएशन, और इनसे मिलके दुनिया बना हुआ है। पर आइंस्टाइन कह रहे ऐसा नहीं है, ये आइंस्टाइन कह रहे ऐसा नहीं है, एक चीज़ से ही दुनिया बनी है, यूनिवर्स एक चीज़ की यूनिवर्स है। फिर बाद में उन्होंने समझाया कैसे, दुनिया को ऐसे समझाया, देखो जैसे एक सिक्का होता है, और सिक्के को आप इधर से देखते हो तो आपको लगता है हेड, क्या लगता है, और पलट दो तो टेल। सिक्का तो एक ही है, पर देखने के नज़रिया पे डिपेंड कर रहा है कि हेड बोलो कि टेल। तो उन्होंने कहा भैया बात ऐसी है, जब आप मैटर को देखते हो, मैटर रुका हुआ है, स्लो स्पीड में है, मैटर कहीं पे बैठा हुआ है, जैसे पहाड़ कहीं पर बैठा है, मैंने कहा पहाड़ कहीं पे बैठा है तो आप उसको मैटर बोल देते हो, मैटर। लेकिन वही पहाड़ बहुत तेज़ी से मूव करे, बहुत तेज मूव करे, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो रेडिएशन बन गया, क्या बन गया है। तो कहीं ना कहीं चैप्टर का फील आएगा आपको, डुअल नेचर, दो मैं समझाऊंगा, अभी फील आएगा, अभी बस वेट करते रहो। आइंस्टाइन क्या कहना चाहते हैं, आइंस्टाइन ये कहना चाहते हैं कि मैटर ही रेडिएशन है, रेडिएशन ही मैटर है। वो ये कह रहे हैं कि आपको लग रहा है ये 2 है, हकीकत में ये एक सिक्के के 2 पहलू है। ये आइंस्टाइन इस बात पे टिके हुए हैं कि आप ये मत सोचो कि दुनिया 2 चीज़ से मिलकर बना हुआ है, मैटर से और रेडिएशन से। आइंस्टाइन का मानना है कि दुनिया एक चीज़ से मिलकर बना हुआ है, वो आपके देखने के नज़रिया पे डिपेंड कर रहा है, देखने के। तो उनका मानना ये था कि देखो ऐसी बात है ना, उनका आइंस्टाइन का ये मानना था कि देखो भैया ये मैटर एक्चुअली में, मैटर ना रेडिएशन का ही एक वो है नेचर, समझाऊंगा अभी कि मैटर रेडिएशन होता है, रेडिएशन मैटर होता है। वो ऐसी बातें कर रहे हैं, हम रफली बातें कर रहे हैं। तो अब मैं आपसे बोलूँ कि रेडिएशन मैटर है, मैटर रेडिएशन है, तो क्या दोनों एक ही बात नहीं हो गई। कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मैं कहता हूँ, ऐसे कहता हूँ मैं, A = B और B = D, तो A = बात घूम फिर के क्या आ गया, यही आ गया ना। तो वही कह रहे हैं कि मैटर जो है रेडिएशन का नेचर शो कर सकता है, रेडिएशन और जो रेडिएशन है वो मैटर का नेचर शो कर सकता है। तो हमने क्या बोला कि ये 2 नहीं है, एक है, वो देखने के नज़रिया पे डिपेंड करता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो आपने क्रिस मूवी देखी है, क्रिस मूवी में वो कौन, ऋतिक रोशन है ना। तो अगर उसको आप देखोगे प्रियंका चोपड़ा के साथ बातें कर रहा हो तो बढ़िया से कैफे में बैठ के, तो एक इंसान की तरह लगता है, आदमी की तरह लगता है, मैटर की तरह, पार्टिकल की तरह लगता है, पार्टिकल। वो एक आदमी है सिंपल हमारी तरह, लेकिन जब वही गुंडों को पकड़ने भागता है बहुत तेज, तो एकदम वेव की तरह लगता है, रेडिएशन की तरह, सनलाइट की तरह। देखा तुम लोगों ने, सनलाइट की तरह लगता नहीं लगता। अगर उसको और तेज कर देंगे दिखाई नहीं देगा वो, उसको और हम तेज कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, रेडिएशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा। यानी कि ये दुनिया बनी एक चीज से ही है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कैसा आपको दिखाई देगा। किस पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे। अगर वही क्रिस बहुत तेज भागे तो हम बोलेंगे भाई वो तो रेडिएशन की तरह है, किसी तरह है। और वही क्रिस खड़ा है तो क्या लगेगा, मैटर। तो आइंस्टाइन ऐसे सोच रहे, आइंस्टाइन की सोच को समझो। वो कह रहे कि तुम्हें भले ही लग रहा है कि वो रेडिएशन है, ये पत्थर है, ये जमीन है, तुम बोल रहे हो दुनिया 2 चीज से बनी है, पर मेरा मानना क्या है कि वो देखने के नजरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो जो क्रिस है एक बार पार्टिकल की तरह है और अगली बार वेव की तरह है, रेडिएशन की तरह है। तो क्या क्रिस एक ही बंदा है, हाँ, पर नेचर उसके 2 है। नेचर उसके क्या है, तो वही इस चैप्टर का नाम है। क्या चैप्टर का नाम, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन या लाइट। कि भाई रेडिएशन के 2 नेचर होते हैं, एक
रेडिएशन के एक तो वो वेव नेचर शो करेगा, कौन सा नेचर, वेव बन जाएगा, और दूसरा क्या बन जाएगा, वो पार्टिकल या मैटर या पार्टिकल बन जाएगा। तो रेडिएशन के दो नेचर है, कभी कभी रेडिएशन आपको वेव की तरह दिखाई देगा, तो कभी कभी रेडिएशन आपको पार्टिकल की तरह दिखाई देगा। वैसे ही मैटर जो है, मैटर पार्टिकल की तरह भी दिखाई दे सकता है और मैटर रेडिएशन भी बन सकता है। समझे मेरी बात को? तो ये था हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये प्रूफ करा कि भैया रेडिएशन का पार्टिकल नेचर होता है। क्या होता है कि रेडिएशन पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है और पार्टिकल रेडिएशन की तरह बिहेव कर सकता है। तो अभी हमें प्रूफ भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब मैंने कहा कि ये वाला तो हमने आसानी से प्रूफ कर लिया कि क्रिस का एग्जांपल लेके, क्रिस मैटर है, क्रिस क्या है, क्रिस मैटर है, और थोड़ी देर बाद जब वो मूव करेगा तो क्या बन जाएगा, वेव। तो दो नेचर होगा ना उसके, क्रिस का एक पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। वैसे ही हमारे लाइट का एक पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर है, यही हमें पढ़ना है। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? ठीक है, तो इंट्रोडक्शन को आप चाहो तो हल्का सा लिख सकते हो, फिर हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द लेक्चर। और ये जो मैंने जितनी बातें बोली है ना, ये बातें अगर कोई ना भी पढ़े तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब समझने के लिए थोड़ा सा आईक्यू या शार्प माइंड होना चाहिए कि समझे बातों को। अगर तुम सब समझ गए, सबका माइंड शार्प है फिर, है ना, समझे। अब देखो चैप्टर को हम कैसे पढ़ने वाले हैं। देखो आगे मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दे दूं तो एक डी ब्रोगली साहब थे, पहले बता रहा हूँ हल्का हल्का। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था बचपन में, ये सबने देखा होगा मुझे लगता है, जिसने नहीं देखा उसका बचपन एक बुरा सपना था। ठीक है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये ना वेवलेंथ होता है। क्या होता है? अगर कोई वेव होता है ना, वेव, तो ये वेव की वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ। और उसने बोला वेवलेंथ जो है ना, ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, सुना आप लोगों ने। और ये m4 होता है मास, और v पर होता है स्पीड या वेलोसिटी। तो डी ब्रोगली साहब आए, पहली बात ये सुनो, पहली बात सुनना मेरी। वेवलेंथ किसके पास होता है? जो वेव होता है। वेवलेंथ किसके पास होता है? जो वेव होता है, जो वेव होता है। अब हमारे डी ब्रोगली साहब आए, डी ब्रोगली, और डी ब्रोगली ने क्या कहा कि वेवलेंथ उसके पास होता है जिसके पास मास और वेलोसिटी होता है। क्या बोला उन्होंने कि भाई वेवलेंथ उसके साथ जुड़ जाता है, एसोसिएट हो जाता है जिसके पास मास एंड वेलोसिटी होता है। तो मैंने कहा यार मास एंड वेलोसिटी तो मेरे पास भी हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन के पास भी हो सकता है, क्रिस के पास भी है मास एंड वेलोसिटी। यानी क्रिस के पास मास एंड वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन के पास मास एंड वेलोसिटी है, तो उसके पास वेवलेंथ भी आ जाएगा। हाँ, और वेवलेंथ किसके पास आता है? वेव के पास। तो लो क्रिस वेव बन गया। अगर मैं बहुत तेज भागूं, बहुत तेज, तो मेरे आसपास भी आपको वेव एसोसिएटेड दिखाई देगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन बहुत तेज भागे तो इलेक्ट्रॉन के आसपास भी क्या बन जाएगा? वेव एसोसिएट हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा उसके पास। यानी कि हर पार्टिकल के पास, क्या बोला मैंने, हर पार्टिकल के पास, हर मूविंग पार्टिकल के पास एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। यानी अगर हर पार्टिकल के पास वेवलेंथ हो सकता है तो हर पार्टिकल वेव हो सकता है। तो हमने पार्टिकल का कौन सा नेचर शो कर दिया? वेव नेचर। पार्टिकल का वेव नेचर शो कर दिया। देखो, तो हमने कहा भैया एक पार्टिकल था, ये तो इसका कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर। ये पार्टिकल नेचर है, पर इसी पार्टिकल को जनरली हम जो भी बातें करते हैं वो माइक्रोस्कोपिक के लिए बातें करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए। ठीक है, तो मैंने कहा देखो अब ये पार्टिकल नेचर है इसका, लेकिन इसी को मूव करा दो, और इसको मूव करा दो, मूविंग पार्टिकल बना दो, मूविंग पार्टिकल। तो मूविंग पार्टिकल जो है वो वेव नेचर शो करेगा। क्या शो करेगा? वेव नेचर। यानी ये पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे फ्यूचर में कि डी ब्रोगली ने एक बात प्रूफ कर दिया कि जो किसी पार्टिकल के पास कौन से नेचर होते हैं? दो नेचर। तो इस चैप्टर का पहला हिस्सा हमने खत्म कर दिया। कौन सा हिस्सा? कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, जो डी ब्रोगली साहब बताएंगे कि मैटर के दो नेचर होते हैं, पार्टिकल भी और वेव भी। पार्टिकल कब होगा? जब वो खड़ा है, मैं खड़ा हूं, पार्टिकल नेचर। और जब मैं बहुत तेज भाग रहा हूं तो मैं वेव नेचर। तो देखने के नजरिया पे डिपेंड कर रहा है ना। सिक्के का दो पहलू। कैसे? एक बार मैं ऐसे रुका हुआ हूं तो आप मुझे बोल रहे हो पार्टिकल, और जब मैं भाग रहा हूं तो आप मुझे बोल रहे हो वेव। सिक्का तो एक ही है, पर देखने का नजरिया अलग। तो अब चैप्टर आपको हल्का हल्का समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें थी। तो ये डी ब्रोगली वाली बातें हम बाद में पढ़ेंगे, अभी तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अब मेन क्या है कि सर ये वाली बात तो समझ में आ गई कि पार्टिकल डुअल नेचर ऑफ मैटर, कि एक आदमी, एक पार्टिकल, वेव भी है, रेडिएशन भी है। लाइट वाली बताओ,
तो देखो पार्टिकल, अभी हम लाइट की बात कर रहे हैं, देखो सुनो, लाइट का वेव नेचर, लाइट का जो वेव नेचर हम बोल रहे हैं, लाइट के पास दो नेचर होगा, लाइट का एक तो वेव नेचर है और दूसरा है लाइट का पार्टिकल नेचर, लाइट का पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। अब तुम लोगों को हजम नहीं होगी बात कि मैं कह रहा हूं लाइट के भी दो नेचर है। लाइट मतलब रेडिएशन, किसकी बात कर रहा हूं मैं? लाइट का मैंने पहले बोल दिया, उसका मतलब है रेडिएशन। तो रेडिएशन के एक तो वेव नेचर होता है और रेडिएशन क्या होता है, एक पार्टिकल नेचर। दो नेचर इसके भी होते हैं। मैंने पहले बता दिया ये बातें कि अगर मैं पार्टिकल हूं तो वेव भी हूं और वेव हूं तो मैं पार्टिकल भी। तो अब बात यह है कि वेव नेचर ऑफ लाइट के लिए ना एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। एक्सपेरिमेंट हो गए डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। तो वेव नेचर प्रूफ हो चुका है पहले ही। इस चैप्टर में हमें पार्टिकल नेचर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? पार्टिकल नेचर। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि भाई लाइट के दो नेचर तो है, एक वेव नेचर है, एक पार्टिकल नेचर है। आप वेव नेचर पहले प्रूफ कर चुके हो वेव ऑप्टिक्स के अंदर। आज आप पार्टिकल नेचर प्रूफ करके दिखाओ इस चैप्टर के अंदर, और चैप्टर हमारा यूं ही खत्म हो जाएगा। तो आज हमें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पढ़ना है, और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट हमने प्रूफ किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो अभी हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो यही है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो हमारा टॉपिक क्या है अभी का? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत डेप्थ में पढ़ना है हमें, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपको, ये सब बातें लिख लोगे कि लाइट का वेव नेचर हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। इसके दो नेचर है ना, दो नेचर। अब हमें क्या प्रूफ करना है? लाइट का पार्टिकल नेचर। और इस चैप्टर में लाइट का पार्टिकल नेचर यानी इसके दो नेचर है, दोनों में से एक पहले पढ़ चुके हैं और एक ये वाला नेचर हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, और वो हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। सो देखो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट हम प्रूफ करेंगे। तो हमारा टॉपिक देखो, कई बार है ना, सीधा सुन लो, टीचर्स चैप्टर को स्टार्ट यहां से करते हैं, कोई लॉजिक, बिना लॉजिक दिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भाई लॉजिक क्या है, क्यों है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? नाउ यू हैव अ लॉजिक कि पार्टिकल नेचर को प्रूफ करने के लिए। तो हमारे पास देखो, हम ऐसा मान रहे हैं टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, ऐसा एक्सपेरिमेंट है प्यारे बच्चों, जो हमें पार्टिकल नेचर प्रूफ करके देगा। कैसे? तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। किस किस ने पहले सुना है? ये सबने सुना होगा, और मुश्किल भी लगा होगा थोड़ा सा, पर ये इतना इजी है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। बड़ा इजी। देखो यहाँ पर एक फोटो वर्ड है। क्या वर्ड है? तो फोटो वर्ड का मतलब होता है फोटोन। क्या मतलब होता है? फोटोन। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे हमें फोटोन के बारे में नहीं पता है सर, फोटोन थोड़ा याद दिला दो, मजा आ जाए। फिर चलो फोटोन याद दिलाते हैं। चैप्टर जब पढ़ना ही है तो फोटोन को याद दिला देते हैं। देखो सुनो ध्यान से। एक बड़े महान साइंटिस्ट थे, उनका नाम था प्लैंक्स। क्या नाम था? प्लैंक्स। तो प्लैंक्स नाम था। तो प्लैंक्स साहब ने अपने एक थ्योरी दी। क्या थ्योरी दी? प्लैंक्स साहब ने कहा देखो आप मानते, ये सन है, सन, सूरज। क्या है? सूरज। तो आपको ऐसा लगता होगा कि सूरज के, बेटा बात कौन कर रहा है यहाँ पे? बेटा क्या करते हो आप? हर बार समझाना पड़ता है आपको। नहीं आपको नहीं बोल रहा, आप ही को बोल रहा हूँ बेटा। अरे बेवकूफ, इसको बोल रहा हूँ मैं। कुछ भी कर रहा हूँ तो मैं ही कर रहा हूँ। क्या नाम है? जिया। बेटा मत किया करो बात। आम यार, क्या ही बोल। अब देखो क्या बात चल रही है, बेटा बात करोगे भगा दूंगा। तो प्लैंक्स नाम था इनका, प्लैंक्स। तो प्लैंक, रिदम खराब हो जाता है, बात मत किया करो। हमेशा बात करना जरूरी है क्या? बेवकूफ। तो प्लैंक साहब ने कहा कि यार आप जो मानते हो सूरज के अंदर से, आपको ये लगता है ना कि सूरज के अंदर से ऐसे वेव्स निकल रही है, सनलाइट। चलो आप एरो मानते हो, चलो एरो ले लो, चलो लो, ऐसे सूरज की रोशनी निकल रही है, फटाफट निकल रही है, एक रे निकली, दूसरी निकली, तीसरी निकली। प्लैंक कहता है मैं नहीं मानता ये। आप जो मर्जी कह लो, मैं नहीं मानता ये। और तुम कहोगे हम प्लैंक को क्यों माने? भाई प्लैंक को पूरी दुनिया मान रही है। प्लैंक की वजह से पूरी मॉडर्न फिजिक्स चल रही है, प्लैंक की वजह से क्वांटम फिजिक्स चल रही है, प्लैंक की वजह से आप समझ पा रहे हो कि भाई टाइम ट्रेवल होगा नहीं होगा, ये सब होगा नहीं होगा, बहुत सारी बातें। मतलब क्वांटम फिजिक्स में इसका बहुत बड़ा योगदान है प्लैंक। तो न्यू फिजिक्स जो है, मॉडर्न फिजिक्स, वो प्लैंक के ऊपर टिकी हुई है। अब यहाँ पर प्लैंक, देखो आवाज़ें मुझे कहीं कहीं से आ रही है और डिस्टर्बिंग है बहुत, मैं भगा दूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। तुम्हें एक बात पहले बता दूं, अगर कोई पकड़ा गया बात करते हुए, मैं पक्का भगा दूंगा। ये जो प्लैंक है, प्लैंक, उन्होंने कहा भाई तुम कहते हो ना कि सन ऐसे रोशनी निकालेगा, हम नहीं मान रहे, जाओ। तो दुनिया ने बोला भाई प्लैंक तू बता फिर क्या कहना चाहता है।
उसने बोला मैं बताता हूँ, देखो मेरा ये मानना है कि सन के अंदर से ना जो लाइट से ऐसे निकल रहा है, डिसकंटिन्यूस, कैसा निकल रहा है, लगातार नहीं निकलता। और इस जो लाइट का छोटा सा पैकेट है, लाइट के छोटे से पैकेट को, छोटे से बंडल को, छोटे छोटे पैकेट्स को उसने बोला फोटोन्स। क्या बोला? फोटोन्स। फोटोन बोला एक को, ये भी फोटोन है, ये भी फोटोन है, ये भी फोटोन है, ये भी फोटोन है, ये भी फोटोन। फिर उसने बोला इसको कई लोग क्वांटम भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वांटम। क्वांटम ऑफ लाइट, क्वांटम ऑफ स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। सबसे छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी क्वांटम बोलेंगे उसको। सबसे छोटे एनर्जी के पैकेट को हम बोलेंगे फोटोन या क्वांटम। और बोला गया जब इस सभी पैकेट्स को मिला दोगे, सभी पैकेट्स को मिला दोगे, उसको बोलना क्वांटा। क्या बोलना? क्वांटा। यानी 1 2 3 4 5 क्वांटम को मिला के बनता है क्वांटा। क्या बनता है? क्वांटा। तो फोटोन साहब, जो प्लैंक साहब ने ऐसी ऐसी बातें करी, प्लैंक साहब ने ऐसी ऐसी बातें करी। पहले से स्टार्टिंग में प्लैंक को ज्यादा इज्जत मिलती नहीं थी, पर बाद में जब आइंस्टाइन ने सपोर्ट करा तो प्लैंक को खूब इज्जत मिला, बहुत इज्जत मिला, बहुत सम्मान मिला। तो अभी प्लैंक कैसी बातें कर रहा है, लोगों को लगा कैसी इलॉजिकल बातें कर रहा है, बेवकूफ आदमी है यार, ठीक है। लेकिन आपको बाद में बताऊंगा, आइंस्टाइन ने इसी का इस्तेमाल करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपना योगदान दिया, इसी थ्योरी का इस्तेमाल करके, फोटोन थ्योरी को। ठीक है, समझे मेरी बात को? तो मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से समझना कि भाई साहब प्लैंक साहब आए, उन्होंने कहा भैया फोटोन होंगे, हम नहीं मान रहे कि भैया कंटिन्यू लाइट निकलती है। तुम्हें इलॉजिकल लग रहा है क्या? मुझे तो लग रहा है, मतलब ऐसे बता रहा हूं मैं। कोई बंदा पहली बार सुने कि बल्ब के अंदर से लाइट टुकड़ों में आ रहा है, लाइट फिर लाइट फिर लाइट फिर लाइट, तुम्हें लगेगा कैसी बातें कर रहा है ये। और सोचो आज से 100 साल पहले ये बातें कर रहा था, तो उस टाइम तो किसी को भी लगता कि भाई ये कितनी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहा है। लेकिन बात बिल्कुल सच है। इनकी स्पीड होती कितनी है? 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट। अगर मैं तुमसे कहूं कितनी स्पीड से मैं बॉल फेंकूं तुम्हारी तरफ, तो बॉल लगातार लगेंगे जुड़े हुए? अरे बॉल लगातार जुड़े हुए लगेंगे ना, पर बॉल सारे क्या है? अलग अलग। तो उसने ये सोचा, सोचो आज से 100 साल पहले जो बंदा इतना बढ़िया सोच सकता है, उस टाइम क्या दिमाग था लोगों का। उसने कहा कि भाई मैं तो मानूंगा डिसकंटिन्यूस, पर कंटिन्यूस इसलिए लग सकता है हमें कि वो बहुत ही तेजी से निकल रहे, बहुत ही तेजी से। फिर उन्होंने बोला, प्लैंक साहब ने बोला, क्या बोला कि भाई साहब बात ऐसी है कि ये जो एक फोटोन है, क्या बोल रहा हूं मैं, एक फोटोन की एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन वो होगा E = कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट इनटू में फ्रीक्वेंसी f। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब ये एनर्जी है, ये प्लैंक कांस्टेंट है, ये है f फ्रीक्वेंसी। तो बोला एक फोटोन की एनर्जी इतनी होगी, और यहां पर f का मतलब उन्होंने फ्रीक्वेंसी रखा। क्या रखा? फ्रीक्वेंसी। अब तुम बोलोगे, क्या बोलोगे? सर फ्रीक्वेंसी समझा दो एक बार। समझाएंगे। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ चक्कर 1 सेकंड में। 1 सेकंड में कितने चक्कर काटे, 1 सेकंड में कितने चक्कर काटे। मैं कहता हूं मैं 1 सेकंड में 10 चक्कर काटता हूं, तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10। मैं कहता हूं अब्दुल 1 सेकंड में 50 चक्कर काटता है, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50। अब मैं तुमसे बोलूं हम दोनों में एनर्जी किसकी ज़्यादा? अब्दुल की, क्योंकि अब्दुल 1 सेकंड में 50 चक्कर काट रहा है और मैं 1 सेकंड में सिर्फ, तो अब्दुल की एनर्जी क्या है? ज़्यादा। इसीलिए प्लैंक ने कहा कि भैया एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, जो ज़्यादा चक्कर काटेगा ज़्यादा एनर्जी होगा। नहीं समझे मेरी बात को? भाई ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा चक्कर, ज़्यादा एनर्जी। तो प्लैंक ने ये सब बातें करी, तो मैंने कहा ठीक है भाई प्लैंक साहब सही बातें कर रहे हो। फिर हमने कहा प्लैंक साहब मेरे को तो यहाँ पर कितने फोटोन दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 फोटोन की एनर्जी कैसे निकालूं? तो उसने कहा पगले यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देना, 5hf। तो ये हो गया एनर्जी ऑफ n फोटोन। अगर n फोटोन का फॉर्मूला निकाले n, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ फोटोन है तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? nhf। तो n फोटोन के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? nhf, जहां पर h है प्लैंक कांस्टेंट, n इज नंबर ऑफ फोटोन, और f इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी, f ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब तुम बोलोगे सर आप इतना कुछ क्यों पढ़ा रहे हो, मैं 11th की बातें क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो केमिस्ट्री में था, आप कैसे पढ़ा रहे हो? तो भाई देखो केमिस्ट्री तो कुछ होता ही नहीं है। पहली बात, केमिस्ट्री जो है वो फिजिक्स का ही एक सब ब्रांच है। तुम्हें क्या लगता है
जो तुम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, कहाँ से? सब फिजिक्स से ही आया हुआ है। और तुम्हें ऐसा लगता हो कि नहीं भाई केमिस्ट्री कुछ अलग चीज़ है, नहीं। केमिस्ट्री देखो, सबसे पहले क्या बना इस धरती पे? सबसे पहले फिजिक्स बना। फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिक्स बना, और फिर उसके बाद फिजिक्स के अंदर से केमिस्ट्री निकला, जियो फिजिक्स, ये बहुत सारी चीज़ें निकली अलग अलग, एस्ट्रोफिजिक्स, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहला जो बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ी किताब में बहुत बड़े साइंटिस्ट ने बोला है, फिजिक्स इज द ट्रू साइंस। फिजिक्स ही ट्रू साइंस है, या फिजिक्स इज द रियल साइंस, सब उसके हिस्से हैं फिर बाकी। तो ये जो चीज़ें है ना, केमिस्ट्री का टॉपिक है और फिजिक्स का टॉपिक है, दोनों एक ही बात है। देखो अब कुल मिला के बात ये है, तो एनर्जी आ गया NHF, जहाँ पर N का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन। तो मैंने कहा अच्छा सर आपने प्लैंक के बारे में बताया, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, इसे नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। प्लैंक्स क्वांटम थियोरी, टॉपिक का नाम क्या है? प्लैंक्स क्वांटम थियोरी। सो फाइनली प्लैंक्स क्वांटम थियोरी खत्म होता है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव एट द व्हाट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अपने टॉपिक पे लौटते हैं हम, ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इस पे लौटने का समय आ गया। देखो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैं ऐसे लिखा करूंगा, PEE, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अंकुश बेटा क्यों हंस रहा है, बता बेटा, हैं क्यों मुस्कुरा रहे हो? मैं कान्हा लगूंगा, कृष्णा लगूंगा, ऐसा कुछ? इधर देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बातें कर रहे हैं हम। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पी का मतलब क्या था? फोटोन। क्या मतलब था? फोटोन। ई का मतलब था इलेक्ट्रॉन। और एक बात से मुझे बहुत प्रॉब्लम है, ध्यान रखना, कभी भी अपने से सामने वाले इंसान से तमीज से बात करो। बदतमीजी से बात करना बहुत ही गलत चीज़ है, इससे आप कूल नहीं लगते, आप बेवकूफ़ लगते हो, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति तुमसे बात कर रहा है या कोई बात है, तो आराम से भी किया जा सकता है, गर्म होके बदतमीजी से करके क्या फ़ायदा है। और इन्वायरमेंट भी देखा जाता है कि आप कहाँ बैठे हो, कोचिंग क्लास में हो कि बाहर हो, कहाँ बैठे हो, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं तुम्हें डांटता नहीं चाहता कि तुम बच्चे हो, अभी समझ जाओगे अपने आप। तो यहाँ पर क्या देखो, फोटोन का मतलब, पी का मतलब फोटोन समझेंगे, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन समझेंगे, और ई का मतलब होगा इफेक्ट। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हल्का सा मैंने ऐसे अपने हिसाब से दिमाग लगाया है, जहां पर पी ना फोटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोटोन मतलब लाइट का एक छोटा सा पैकेट, लाइट का स्मॉलेस्ट पैकेट, और ई फॉर इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है, और ई फॉर इफेक्ट। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब लाइट का एक पैकेट आएगा तो, और इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ होगा, कुछ ऐसा वैसा होने वाला, ऐसा कुछ है। तो इसको ना कैसे इमेजिन करते हैं, देखो इमेजिन ऐसे करते हैं, समझना। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा एक लाइन के अंदर ही। कैसे? मैंने कहा यहाँ पर एक मेटल है, मेटल। आप बोलोगे मेटल है, ठीक है सर, कौन सा मेटल ले रहे हो आप? तो जनरली हम लेते हैं अल्कली मेटल, सोडियम, पोटेशियम, ये सब लेते हैं हम, ठीक है ना। अभी मैं सोडियम पोटेशियम का एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो यहाँ पर ना सोडियम का मेटल है या पोटेशियम का मेटल है। बेटा अगर आप बात करते देखा तो निकाल दूंगा बाहर। अब बोलना मत कि मैं बात नहीं कर रहा था, आर्गुमेंट तो करना भी मत। तो यहाँ पर सोडियम का एक मेटल है या पोटेशियम का मेटल है, कोई भी मेटल है। अब क्या हुआ कि इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है मेटल्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो सके। तो हमने कहा भैया ये मेटल है और इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, और हमने ना क्या किया, इसको सूरज की रोशनी में छत पे रख दिया। छत पे रखने से क्या होगा? सूरज के अंदर से एक फोटोन निकलेगा। मान लो सुबह सुबह की बात है, पहली रोशनी आ रही है धरती पे, पहला फोटोन आ रहा है, फोटोन। ये फोटोन चलता हुआ आया, चलता हुआ आया, चलता हुआ आया, और यहाँ पर किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, इलेक्ट्रॉन से टकरा गया। और हमने क्या देखा कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल गया बाहर, इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकल गया। तो हमने इसी फिनोमेना को बोल दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक, कि भैया जब फोटोन आता है तो इलेक्ट्रॉन का निकलना, फोटोन आने से इलेक्ट्रॉन का निकलना, निकलना मतलब इफेक्ट। तो फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन का निकलना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी कहानी है, बहुत सारी स्टोरी, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ये तो बस सिंपल मैंने कह दिया। पर अब बातों को समझते हैं कि चलो ठीक है सर आप कर रहे हो, अच्छी बात है, पर इससे कैसे, चलो मैं आपको अपनी भाषा में, अपनी शुद्ध भाषा में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। इससे कैसे प्रूफ हो जाएगा कि पार्टिकल नेचर है? भाई इससे कैसे प्रूफ हो रहा है कि तुम्हारा जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है? बताओ कैसे प्रूफ हो रहा है? तो बहुत सिंपल भाषा है, समझो। मैंने कहा एक बॉल है यहाँ पे, अगर सोचो इस बॉल पे एक दूसरा बॉल आके लगे तो ये बाहर निकल सकता है, बाहर। तो वही वाली कहानी यहाँ पर। आप लाइट को एक पार्टिकल मान लो, एक बॉल मान लो, इलेक्ट्रॉन को भी बॉल मान लो। जब एक बॉल आया, दूसरे बॉल को बहुत तेजी से धक्का मारा,
तो वो बाहर निकल गया। तो इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं कि लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल। तो ये तो मैंने बहुत आम भाषा में समझाया आपको। बाकी और भी बहुत सारे वो हुए एक्सपेरिमेंट। जैसे एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, हमने प्लेटिनम लिया, क्या लिया, प्लेटिनम के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, ग्राम निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, ग्राम निकाल लिया, फिर उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया अंदाजे से, और उस प्लेटिनम को हमने धूप में रख दिया और फोटोन आया और हमने कट कर दिया धूप को। फिर हमने देखा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे क्या पता लगा कि जब लाइट आया उसमें ट्रैप हो गया, तो ट्रैप होके क्या बन गया, वो इलेक्ट्रॉन क्या बन गया। तो ये भी एक थ्योरी है कि सनलाइट एक पार्टिकल है। कैसे, जब सनलाइट को आप जोड़ दोगे तो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, और उसी इलेक्ट्रॉन को तोड़ दोगे तो लाइट बन जाएगा। नहीं समझे, मतलब बात एक ही है। यानी इलेक्ट्रॉन भी आपका क्या है, लाइट। अगर इलेक्ट्रॉन को आपने तोड़ दिया तो लाइट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रेडिएशन बन जाएगा। और उसी रेडिएशन को इकट्ठा करके जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो क्या डुअल नेचर प्रूफ हो रहा है। हाँ, इलेक्ट्रॉन का एक तो पार्टिकल नेचर भी है और टूटने पर लाइट नेचर भी। तो ऐसे ऐसे थियरीज भी है, एक्सपेरिमेंट भी है, बहुत सारी बातें। पर अभी मैं क्या समझा रहा हूँ कि लाइट हमारा पार्टिकल की तरह कैसे बिहेव कर रहा है कि भाई यहाँ से सनलाइट आया, सनलाइट ने फोटोन आया, फोटोन ने इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक हुआ और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल गया। इसका नाम रखा हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये प्रूफ करता है कि लाइट एक पार्टिकल है। लाइट क्या है, एक पार्टिकल। अब काम की बातें करते हैं। तो ये सब चीजें जो हो रहा है ना, समझो ये जो बात मैं कह रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तो बड़ा आसान है, पर इसके पीछे और कुछ डीप बातें समझते हैं। डीप बातें क्या समझते हैं कि एक्चुअली में होता क्या, एक्चुअली में होता ये है कि देखो हमने ये बात नोट कर लिया, दुनिया में हर जगह फैला दिया कि भैया कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है कि अगर मेटल को सूरज की रोशनी में रखोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो लोगों ने इसका बड़ा उपयोग किया। लोगों ने यहाँ पर ना ऐसे गड्ढे कनेक्शन लगा दिए। ये बल्ब है आपका, बल्ब, समझे, कनेक्शन समझना बस सिंपल है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, हमने कलेक्ट किया इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन से फ्लो को बढ़ा दिया, या इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो फ्लो इस वायर में करा दिया, वायर में। तो ये बल्ब जल गया। बल्ब क्या हो गया, बल्ब, पंखा, एसी सब चला रहे हैं इससे। अभी तुम्हारा क्या डिवाइस बन गया, जो तुम बोलते हो सोलर पैनल बन गया आपका। यही तो सोलर पैनल क्या है ये। अगर बल्ब जलेगा तो उसको बोल देंगे सोलर सेल। क्या बोल देंगे, सोलर सेल। ऐसा सेल, मतलब बहुत सारी बातें बोल सकते हो आप। मतलब सोलर सेल, सोलर पैनल, बहुत सारे एप्लीकेशन इसी पे बेस्ड है। बहुत सिंपल है, हम फोटोन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को फ्लो को मैनेज करेंगे, मेंटेन करेंगे, जैसे मर्जी करेंगे, और वहां से रोशनी, बल्ब सब कुछ जला सकते हैं। तो ये हमारा देखो कितना काम आ रहा है। तो इतना सिंपल सा एप्लीकेशन है, इतना सिंपल सा चैप्टर है ये। लेकिन ये अब देखो लोगों ने फायदा उठाया। पर जब बहुत सारे लोग, हम जैसे लोग, तुम्हारे हमारे जैसे लोग, पढ़ लिया किताब में, चले गए एक्सपेरिमेंट करने, ले सोडियम मेटल खरीद लिया, ठीक है, सब कुछ सेटअप वेटअप करके सूरज की रोशनी में रख दिया, या कोई भी मेटल, हमने कोई भी मेटल ले लिया। हमने क्या किया, कोई भी मेटल है, मान लो ये मेटल है, सोडियम मेटल है फॉर एग्जांपल, और हमने क्या किया, हम यहाँ पर बल्ब ले आए घर में, हमने रोशनी के लिए बल्ब ले लिया। क्या ले लिया, बल्ब। हमने ग्रीन लाइट ले लिया, ब्लू ले लिया, रेड ले लिया, हमने हर तरह का लाइट ले लिया। हमने कहा यार व्हाइट लाइट भी ले लिया हमने, घर के अंदर ये व्हाइट लाइट ही तो है, ये सूरज की रोशनी जैसा। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से फोटोन्स को भेजा, फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। हम कह रहे हैं गलत पढ़ाते हैं। ये तो कहते हो तुम लोग, जब तुमसे कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं होता, गलत पढ़ाते, क्या है, पागल है बूढ़े लोग, ये तो कहते हो तुम, हैं। तो अब बात ये है कि यार ये एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। हमने कहा चलो बल्ब बदल के देख लेते हैं। हमने कोई और बल्ब रखा, फिर नहीं हुआ। 3-4 बार ट्राई किया, नहीं हुआ। 5 बार ट्राई किया, नहीं हुआ। तो समझ नहीं आ रहा क्या गलती कर रहे हैं हम। तो वो मैं गलती समझाता हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमेशा क्यों नहीं होता, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बार बार क्यों नहीं होता, हर बार क्यों नहीं होता। उसके पीछे लॉजिक समझना। लॉजिक ये रहता है, प्यारे बच्चों ध्यान से, लॉजिक ये रहता है कि भाई देखो बात ऐसी है ना कि ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकलेगा, 2 रीज़न बताऊंगा आपको, 2 रीज़न। एक तो क्वांटम मैकेनिक्स वाला रीज़न और एक सिंपल 11th-12th वाला रीज़न, जो आपको अच्छा लगे वो पकड़ लेना। तो एक रीज़न ये है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ेगा, जैसे ही फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ेगा, सरफेस को छोड़ना चाहेगा, छोड़ा नहीं है बस, छोड़ना चाहेगा, वैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को दोबारा पकड़ लेंगे तो इलेक्ट्रॉन दोबारा ही अंदर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन आपको मिला ही नहीं। देखो जैसे मैंने कहा ये मेरा मेटल है, जैसे इलेक्ट्रॉन निकलना चाह रहा था, निकलना, मेटल क्या हो गया, पॉजिटिव, मेटल क्या हो गया, उसने खींच लिया, इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया। तो मैंने कहा अच्छा
तो मैंने कहा सुनो सुनो मेरी बात, लेकिन फिर सर एक बार क्यों, एक बार हो जाता है एक बार नहीं होता है, एक बार एक्सपेरिमेंट हो जाता है एक बार नहीं होता, तो कब हो जाता है समझना, कब हो जाता है वो समझना। देखो कब हो जाता है ये समझना, अभी समझाता हूँ मैं। देखो मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और जो फोटोन है, फोटोन वो बहुत अच्छी खासी अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके आया। मान लो 1000 जूल की एनर्जी लेके आ रहा है, 1000 जूल की एनर्जी लेके आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन को उसने 1000 जूल दे दिया, 1000 जूल दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन के पास 1000 जूल एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा था तो आगे जैसे ही बढ़ना स्टार्ट होता है, पीछे के फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। मान लो उसने 50 जूल की एनर्जी खर्च कर दी पीछे, तो 950 लेके बाहर निकल गया, 950 लेके बाहर निकल गया। लेकिन मान लो आपने दिया ही होता इसको 30 जूल, दिया कितना होता, और बाहर निकलने के लिए कितना लग रहा है 50, तो सपने में भी बाहर नहीं निकल सकता वो, यानी वही अटक जाएगा। यानी आपको समझना पड़ेगा कि भाई साहब कई बार इलेक्ट्रॉन इसलिए निकल जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और वो अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ मरोड़ के बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन, जो भी एनर्जी है यहाँ की, वो एनर्जी मान लो 100 जूल है, या अभी हमने बोला 50 जूल है, 50 जूल लगेगा अट्रैक्शन को तोड़ के जाने में, अट्रैक्शन को तोड़ के जाने में 50 जूल लगेगा, और तुम दे रहे हो 20 जूल, तो काम होगा क्या, नहीं होगा। तो ये बात लोगों को समझ में आने लग गई। तो ये तो पहला तरीका है समझाने का। आसान तरीका क्या होता है समझाने का, जो ये तो अलग अलग तरीके हैं समझाने के, मतलब ऐसा नहीं है कि देखो, और मैं एक आसान तरीके से समझाता हूँ। देखो कि मान लो भैया देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्या है इलेक्ट्रॉन, बगल में भी इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, लाखों इलेक्ट्रॉन्स है, और न्यूक्लियस भी होंगे, क्या होंगे न्यूक्लियस, एटम्स होंगे ना, प्लस भी होंगे, और इनमें अट्रैक्शन होगा प्लस माइनस में। आपका फोटोन आया, फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया, मान लो फोटोन आया 100 जूल या 1000 जूल लेके आया, 1000 जूल लेके आया, तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहेगा तो उसको अंदर के अट्रैक्शन से लड़ना पड़ेगा ना। नहीं समझे मेरी बात को? अरे बहुत लॉजिकल बात है, कोई पार्टिकल रखा हुआ है, तुम चाहते हो बाहर निकल जाए तो अंदर की तरफ अट्रैक्शन होगा, या ऐसा मान लो सिंपल भाषा में कि ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा भीड़ से धक्का मुक्की होगा, तो वहां पर एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी क्या होगा, तो कुछ एनर्जी लॉस हो गया, मान लो यहाँ 50 जूल लॉस हो गया, 50 जूल, तो 950 लेके वो निकल गया। लेकिन बाई चांस तुम यहां पर देते ही 30 जूल, तो इलेक्ट्रॉन यहीं तक पहुंच पाता, कहां तक, 20 तक, यहां तक, यहीं तक पहुंच पाता, यहीं तक, सरफेस से बाहर निकल ही नहीं पाता, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए आपको एक सुइटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है, और वो एनर्जी इस चीज से बड़ा होना चाहिए। इसका नाम रखा हमने वर्क। क्या नाम रखा हमने, कि यहां पर इलेक्ट्रॉन को वर्क करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन को वर्क करना पड़ता है बाहर निकलने के लिए। तो ये एनर्जी वर्क फंक्शन, इसको हमने वर्क फंक्शन नाम दिया, क्या रहेगा, वर्क फंक्शन। यानी तुम जो एनर्जी देते हो वो इस वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए, वर्क फंक्शन से कम है तो इलेक्ट्रॉन अंदर ही दब के मर जाएगा, निकल ही नहीं पाएगा। तो अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन ये है हमारा कि हम छोटी छोटी बातें करते हैं। देखो जो वर्क फंक्शन है एक्चुअली में क्या है, लाइट का ही हिस्सा है, लाइट का ही क्या है हिस्सा। जैसे लाइट का 1000 था तो वर्क कितना था 50, तो जो वर्क फंक्शन है लाइट का ही कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है। समझ पा रहे बात को? अरे गधो, कितना आसान तो बता रहा हूं मैं, कि आपने क्या किया, आपने यहाँ पर 1000 जूल दिया, तो यहाँ पर कितना बोल रहे हो आप, 50 बोल रहे हो ना, तो ये लाइट का तो हिस्सा है, लाइट का क्या है, तो इसका फॉर्मूला भी हम लाइट के फॉर्मूले से ही बनाने वाले फ्यूचर में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझ लिया, ये भी समझ लिया कि हर बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए सूटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए, और वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो अब हम पहले आप टॉपिक को लिखना स्टार्ट करेंगे। सो वेरी फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, लिखवाऊंगा नहीं, क्या लिखोगे, हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन, सुन लो पहले, सुन लो एक बार, अपने आप लिखना, व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल एनर्जी, सुटेबल इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, इंसिडेंट ऑन अ इजेक्शन, इजेक्शन मतलब निकलना, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिख लो।
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कुछ डेफिनेशन है देखो। व्हेन अ लाइट ऑफ सूटेबल एनर्जी या फ्रीक्वेंसी, अरे एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे ना। तो सूटेबल फ्रीक्वेंसी होगा तो सूटेबल एनर्जी भी होगा। तो व्हेन अ लाइट ऑफ सूटेबल एनर्जी या फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। इजेक्शन मतलब निकलना, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सर ये मतलब एक केस पे डिपेंड करेगा ना कि जब फोटोन के पैकेट इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेंगे तब निकलेगा, अगर इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन से करे तो तब नहीं निकलेगा, तब नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट होना चाहिए और एक बार में एक ही फोटोन जाएगा। फोटोन तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है ना। क्या इलेक्ट्रॉन? फोटोन वो प्रोटॉन होता है बेटा, ये वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, प्रोटॉन होता है। मेरी बात सुनो, वो प्रोटॉन अलग चीज़ होता है। अगला क्या है देखो, अरे ध्यान दो इधर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक प्लेस एट एवरी इंसिडेंट एनर्जी। सभी एनर्जी पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता, या सभी फ्रीक्वेंसी पे। लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन निकलने के चांस ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी कम, एनर्जी कम, इलेक्ट्रॉन निकलने का चांस कम। ये ध्यान रखना। तो हर फ्रीक्वेंसी पे नहीं निकलता। अब हम टेक्निकल वर्ड सीखते हैं। देखो कुछ टेक्निकल वर्ड्स क्या है, देखो टेक्निकल वर्ड्स क्या है देखो। इलेक्ट्रॉन का सरफेस तक निकलने में जो स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल, वहाँ की जो एनर्जी खर्च होती है उसका नाम होता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन। और ये भी क्या एनर्जी है क्या ये? तो वर्क फंक्शन के लिए हम फाई नॉट इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? और इसके लिए फॉर्मूला होता है HF नॉट, HF नॉट। वर्क फंक्शन को एक और नाम देते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये प्लैंक कांस्टेंट है। और जब ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है किसके लिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी का फॉर्मूला है, तो ये कहलाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब मेरी बात सुनो, यहां पर इसकी डेफिनेशन आप खुद लिखोगे। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है या वर्क फंक्शन क्या है, तो आप बोलोगे भाई ये एनर्जी, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मान लो ये 50 जूल है। कितने जूल है ये? तो जो लाइट आए, जो इंसिडेंट लाइट आए, सुन लो मेरी बात, जो इंसिडेंट लाइट आए कम से कम कितना एनर्जी लेके आए कि बाहर निकल जाए? कम से कम 50, कम से कम 50 बोल रहा हूं मैं। वैसे तो 51 लेके आए, 52 लेके आए तब भी निकल जाएगा, लेकिन कम से कम कितना लेके आए? 50, ताकि वो सरफेस तक तो पहुंच जाए, सरफेस से जस्ट बाहर तो पहुंच जाए। मैंने कहा यहां से यहां तक की एनर्जी कितनी है? 50। तो लाइट कितना लेके आए? कम से कम 50 लेके आए। ज़्यादा से ज़्यादा तो तुम 51 ले आओ, 52 ले आओ, 1 लाख ले आओ, पर अगर आपको सरफेस तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है, सरफेस से बाहर पहुंचाना है, तो कम से कम 50 लेके आओ। ये समझे मेरी बात को? तो हमने क्या बोला कि वर्क फंक्शन क्या है, तो यहाँ की एनर्जी को हम वर्क फंक्शन बोल रहे हैं, या यहाँ की एनर्जी को हम बोल रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो क्या होगा इसका डेफिनेशन? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस, या इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसे लिखेंगे। देखो ये क्या होता है वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी? इट इज द मिनिमम एनर्जी। मैं लिख देता हूँ, छोड़ो, मैं लिख देता हूँ इसे, बहुत ऑब्वियस सी बात है। चलो काम की बात है। देखो ये डेफिनेशन मैंने लिख दिया है कि फाई नॉट का मतलब होता है वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसका मतलब होता है मिनिमम। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू अकरेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए। और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिस एनर्जी से फ्रीक्वेंसी हो, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है H इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर लिखा है मैंने H इंटू फ्रीक्वेंसी, जहाँ पर F नॉट का मतलब है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसका मतलब होता है इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर द अकरेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए? समझ पा रहे बात को? तो ये छोटी मोटी बातें थी, अब काम की बातें देखो। अब जब ये सब सीख गए ना, अब तुम्हें मज़ा आएगा। क्यों मज़ा आएगा? देखो अब हम पढ़ रहे हैं ये जिसका हमें इंतजार था। सुनो ध्यान से, सारे बच्चे फोकस। देखो हमने ये मान रहे हैं कि मैं एक फोटोन लेके आया। क्या लेके आया? फोटोन। और वो 100 जूल की एनर्जी लेके आ रहा है।
स्ट्राइक हुआ और इलेक्ट्रॉन ने स्ट्रगल किया, इलेक्ट्रॉन ने जब स्ट्रगल किया तो 30 जूल उसका बर्बाद हो गया। अब 30 जूल बर्बाद हो गया और 70 लेके वो बाहर निकला। अरे नहीं समझे बात? वो आया 100 लेके, उसको 100 दिया, 30 उसने बर्बाद किया, वर्क फंक्शन में स्ट्रगल किया और 70 लेके उड़ गया। 70 लेके जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बहुत तेजी से निकलेगा, तो हम बोलेंगे उसके पास होगा वेलोसिटी, क्या होगा? तो ये वाली एनर्जी काइनेटिक बन जाती है। क्या बन जाती है? काइनेटिक। ये काइनेटिक बनेगा। ये आपका होगा वर्क फंक्शन। क्या होगा ये? वर्क फंक्शन, जिसको फाई नॉट बोल रहे थे आप, कई लोग डब्ल्यू नॉट भी बोलते, डरना नहीं है। वर्क फंक्शन फाई नॉट एक ही बात है, तो एक ही बात है। और ये वाला था आपका इंसिडेंट रेडिएशन वाला, ये था फोटोन का एनर्जी। क्या था ये? जो कि होता है H/F। क्या होता है? फोटोन की एनर्जी को आप HF बोलते हो, इसको वर्क फंक्शन बोलते हो, इसको काइनेटिक बोलते हो। तो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहा हूँ, 100 = 30 + 70। कई लोगों को ये मुश्किल लग रहा होगा, आसान है बहुत। 0 × 0 + 0 0 7 3 10 100। नहीं, मुश्किल नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ध्यान दो कि भैया अगर 100 की एनर्जी आई, 30 यहाँ खर्च हुआ और 70 यहाँ, तो 30 को 70 में ऐड करेंगे 100 ही मिलेगा। तो अब मेरी बात सुनना, तो इसका मतलब क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो H/F हमने दिया था 100 की जगह पर, वो इस्तेमाल हुआ वर्क फंक्शन में, जो कि हम फाई नॉट बोल रहे थे, फाई नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक। तो यहाँ से क्या समझ में आया? यहाँ से ये समझ में आया K फॉर काइनेटिक एनर्जी है, K.E लिख देता हूँ। आपको ये समझ में आया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये आइंस्टाइन ने बनाया। क्या बनाया? आइंस्टाइन ने। तो सुनो, यहाँ पर टॉपिक क्या लिखोगे? सुनो, आसान है कि मुश्किल है? आसान। फॉर्मूला ड्राइव करना बड़ा आसान है। आइंस्टाइन ने क्या किया? आइंस्टाइन ने नियम इस्तेमाल किया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, और बोला हम 100 देंगे तो 30 + 70 के बराबर होगा। वैसे अगर हम HF देंगे तो वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी के क्या होगा? वो ऐड करके बराबर। तो इस टॉपिक का नाम है मोस्ट फेमस, सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो आया है आइंस्टीन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फटाफट नोट कर लो, बहुत ही इजी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ बातों को बहुत ही तसल्ली से सीखना पड़ेगा। ये था H/F, ये था आपका वर्क फंक्शन फाई नॉट, और ये था काइनेटिक एनर्जी। तसल्ली से सीखते, तसल्ली से। ये जो फ्रीक्वेंसी होता है, ये होता है इंसिडेंट रेडिएशन का, इंसिडेंट फोटोन या रेडिएशन। जो रेडिएशन गिर रहा है सरफेस के ऊपर, उसका फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखना होता है। और H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और भूले ना हो तो 6.626 10⁻34 इन ऐसा यूनिट। मैंने बोल दिया ना ऐसा यूनिट, खत्म। ये होता है आपका वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसका नाम होता है मिनिमम एनर्जी। एग्जामिनर क्वेश्चन में ये नहीं पूछता कि थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालो, वर्क फंक्शन निकालो, वो बोलता है कैलकुलेट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो आपको ये निकालना है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसका नाम है। और बाकी दो नाम तो मैंने आपको बता ही दिया। और ये है आपका काइनेटिक एनर्जी। क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो इन सभी बातों को अगर इकट्ठा किया जाए तो हमारे पास हाथ में क्या आएगा? देखो H/F, ये हो जाएगा HF0, और ये ½ mv ऑफ स्क्वायर, जहाँ F का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट, F0 का मतलब है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, V का मतलब है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, M का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास बड़ा फेमस इक्वेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे नोट करो, फिर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों को हम करेंगे। नोट इट डाउन। यहाँ पर चुपके से, न्यूमेरिकल के लिए चुपके से बता रहा हूँ, ये कभी कभी आता है, पर जिन बच्चों को चाहिए कि भाई फुल आउट ऑफ फुल मिले, चुपके से याद कर लेना कि फाई नॉट का फॉर्मूला होता है HF0, याद था चुपके से। और ध्यान रखना एक और फॉर्मूला होता है, ये आपने पढ़ा होगा, SC/λ, याद है आपको? SC/λ0। तो यहाँ पर क्या याद रखना है कि मिनिमम एनर्जी इसको बोलते हैं, ये आपका मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है। पर अगर ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो नीचे का जो वेवलेंथ होगा मैक्सिमम, तो इसको बोलेंगे मैक्सिमम वेवलेंथ। ये फर्क ध्यान रखना। अगर वो आपसे कभी भी मैक्सिमम वेवलेंथ बोलेगा, क्या करोगे? सुनो,
अगर वो कभी भी मैक्सिमम वेवलेंथ बोलेगा तो क्या करोगे, इसे भूल जाओ अभी के लिए, डायरेक्टली इनको इक्वेट कर दो। कभी भी बोलता है क्वेश्चन में कि आप मुझे मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल के दिखाओ, तो सबसे पहले आप निकालोगे मिनिमम एनर्जी। क्या निकालोगे? फिर आप एच की वैल्यू पुट करोगे ऊपर 6.626 10 की पावर -34। फिर बगल में सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 की पावर 8, और फिर वहाँ से ये निकालोगे। क्यों? ये आपको पता होगा, ये दोनों पता है, ये निकल जाएगा। तो कभी भी आपसे बोले मैक्सिमम वेवलेंथ निकालो, उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। ये बेसिकली मैं बोल रहा हूँ जेई नीट वाले बच्चों के लिए, बाकी जिनको दुनियादारी से मतलब नहीं है वो इतने में खुश रहे। पर ये बहुत डीप नॉलेज है कि भाई फाई नॉट का मतलब अगर क्या होता है मिनिमम एनर्जी, तो उसके नीचे का जो वेवलेंथ होगा मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम वेवलेंथ होगा। तो ये ध्यान रखना, ये है एच, ये है सी। क्या ये एच है, ये सी है। प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 और ये स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 की पावर 8। मतलब मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो जिसको टफ चीज़ों में इंटरेस्ट है वो ये करे, ना इंटरेस्ट है तो छोड़ दे। अब काम की बातें पर लिख लो यार, लिखने में क्या बुराई है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, अब मैं बोलते हैं ना कि सर गारंटी लो, कौन सा क्वेश्चन आएगा बता रहा हूँ। गारंटी देखो, गारंटी इस बात की है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो मैंने कहा ये मेटल है, मेटल क्या है, ये मेटल, सुनते रहना, ये मेटल है। और ध्यान से, मैंने यहाँ पर एक बल्ब लिया 100 वाट का। कितने वाट? 100 वाट का, 100 वाट का बल्ब लिया, और जो बल्ब है वो मान लो येलो है। क्या है? येलो बल्ब है, 100 वाट की एनर्जी है इसके पास, पावर है 100 वाट की। इलेक्ट्रॉन निकला, बहुत अच्छी बात है। और इलेक्ट्रॉन निकला 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी के साथ। सुनते रहना कहानी, जब इलेक्ट्रॉन निकला तो 10 जूल की एनर्जी लेके निकला। मेरा मन किया ना यार, मैं इसकी स्पीड को बढ़ाना चाहता हूँ। मैं इसकी स्पीड को, मैंने यहाँ पर 1000 वाट कर दिया, येलो को 1000 वाट कर दिया, मैंने 2000 वाट कर दिया। तो आपको बताना है किस वाले में स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। किस वाले में स्पीड सबसे, सोचो किस वाले में सबसे स्पीड ज़्यादा होगी। 2000 वाट की पावर दे रहे हैं हम बल्ब को, तो जो फोटोन होगा वो निकल रहा होगा। किस वाले में इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा ज़्यादा, बहुत ऑब्वियस आंसर है सेम, सब में सेम। तुम 1 लाख वाट का बल्ब लगा दो तब भी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। तुम बोलोगे क्यों? समझाता हूँ, देखो समझाता हूँ, देख लो। वही है, देखो H × F वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब मेरी बात को सुनो, जब भी क्वेश्चन आएगा इसी क्वेश्चन से हम करेंगे। देखो सुनो, आपने बोला F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो इंसिडेंट लाइट कौन सा है? येलो। क्या है? येलो। चाहे वो 100 वाट का येलो हो, चाहे वो 1000 वाट का येलो, चाहे 2000 वाट का येलो, येलो तो येलो है ना। येलो क्या है? तो येलो कौन है? पापा है? अरे यार पापा है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भैया येलो की फ्रीक्वेंसी फिक्स होगी। अरे हर लाइट की फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है ना। जब भाई साहब येलो कलर है वो 100 वाट का है, 1000 वाट का है, 2000 वाट, उससे क्या मतलब है हमें? जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ना। जब येलो कलर ही चेंज नहीं करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होगा? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी तो अभी भी सेम है ना। ये भी येलो, ये भी येलो, ये भी येलो। यानी ये आपको मूर्ख बनाएंगे। आपको कहेंगे हमने 1 लाख वाट यूज किया, हमने 1000 वाट यूज किया, किस वाले की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है? चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे सीबीएसई हो, बेसिक करना होता है। बच्चा भागते हुए बोलेगा अरे 2000 वाट वाला है, कितना आसान। अरे ये कोई पेपर था, खुश हो रहा है एकदम। शाम को घर आया, 2 पैग मारा, अरे मजा आ गया, क्या पेपर गया। मजाक नहीं कर रहा मैं। और बाद में पता लग रहा है, गलत हो गया। तो आसान क्वेश्चन तो सोचा करो कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो ध्यान रखना। इधर ध्यान दो। तो जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, अरे हो गया, प्लान बना रहे हैं शाम को हो जाए, बेवकूफ हो, इधर ध्यान। तो जब तक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, जब तक फ्रीक्वेंसी चेंज, काइनेटिक एनर्जी चेंज। यानी काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता।
कि आपने क्या इंटेंसिटी रखा है, 100 वॉट की इंटेंसिटी है या 1000 वॉट की इंटेंसिटी है या लाख वॉट की इंटेंसिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर एक ग्राफ बना देते हैं कि भाई साहब, अरे हो गया ना भाई, ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या है और ये है हमारा इंटेंसिटी। तो सीधी रेखा आएगी, क्या आएगी कि काइनेटिक एनर्जी सेम रहता है भले ही इंटेंसिटी बढ़ती रहे। तो पहला ये इक्वेशन ध्यान रखना, पहला ग्राफ हमारा अभी के लिए ये वाला। दूसरा ये नोट किया आप लोगों ने, पहले जब मैं बातें कर रहा था नोट ही कर लेते हैं जब तक, ध्यान देते रहो। सुनो, फिर अगली बार सेम क्वेश्चन, एक लाइट का सोर्स है, बल्ब है, 100 वॉट, मान लो दोबारा येलो ले लिया हमने, 100 वॉट, 1000 वॉट, 50,000 वॉट, और हमने कहा कि अब इलेक्ट्रॉन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो, इंटेंसिटी बढ़ने से एक फ़र्क पड़ेगा, जब इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, रोशनी बढ़ेगी, तो एक चीज़ फ़र्क पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन्स ना पहले 1-2 निकल रहे थे, अब इंटेंस लाइट है तो अब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपका करंट भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? आपने जो करंट यहाँ पे बनाया इन इलेक्ट्रॉन से, उनको बोलते हैं फोटो करंट। क्या बोलते हैं? फोटो करंट। तो ध्यान रखना, जब आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे ना, इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी नहीं बढ़ती, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो फोटो करंट भी बढ़ेगा। यानी अगर मैं 2 ग्राफ बनाऊं यहाँ पे, सिंपल ग्राफ, तो पहला ग्राफ ये बना रहा हूँ कि मैंने इस तरफ रखा इंटेंसिटी और इस तरफ रखा मैंने, मान लो क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ग्राफ ऐसा आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वैसे ही मैंने कहा यार मेरे को ये बताओ, अगर मैं इंटेंसिटी रखूं और यहाँ रखूं फोटो करंट, क्या रखूं? I फॉर करंट, फोटो करंट, यार फोटोन की वजह से जो करंट है, तो भी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये देखो, इंटेंसिटी बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, अगर इंटेंसिटी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दोबारा बोल रहा हूँ कि जब तक लाइट का कलर चेंज नहीं होगा, जब तक काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें थी, आज के लिए इनफ है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंजॉय योर डे। लिख के ही जाना, बिना लिखे मत जाना। क्या बोला मैंने? लिख के जाना, बिना लिखे मत जाना। तो अगर आप लोगों को याद हो प्यारे बच्चों, तो पिछली बार हम कुछ ग्राफ पढ़ रहे थे और ग्राफ में मैंने आपको सिखाया था 2 बातें। क्या क्या सिखाया था बताओ? कि यार जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। आप अगर बल्ब का जब तक कलर चेंज नहीं करोगे, काइनेटिक एनर्जी बदलने वाला नहीं। फिर दूसरा मैंने आपको ये सिखाया था इंटेंसिटी वाला, याद है आप लोगों को? इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा किसके? करंट के। अगर ये करंट है तो यहाँ पर इंटेंसिटी लिख देते। अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, तो करंट बढ़ेगा। अब कुछ बातें हमें सीखनी है आज के लिए। देखो, जो मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ते रहो, मजा आ जाएगा जीवन में। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर मेटल ले रहा हूँ, मेटल सुनते रहना बस। यहाँ पर ले रहा हूँ मैं मेटल, सोडियम मेटल ले रहा हूँ। आप बोलोगे सर सोडियम पोटेशियम ही क्यों लेते हो? बस मेरा मन है और वही लेना चाहिए। ये ऐसे मेटल से जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना आसान होता है। सुना आप लोगों ने? सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है। तो ये सोडियम मेटल हमने लिया है और सोडियम मेटल पे हमने फोटोन स्ट्राइक कराया, एक पैकेट ऑफ एनर्जी स्ट्राइक कराया। तो ध्यान रखना, पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, एक इलेक्ट्रॉन को एक टाइम पर एक ही फोटोन मिलता है। क्या बोला मैंने? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक इलेक्ट्रॉन को एक टाइम पर एक ही फोटोन मिलता है, पहला रूल ध्यान रखना। तो ये फोटोन गया इस इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो हमने इक्वेशन बनाया था कि एनर्जी यहाँ पर होती है HF। याद है आप लोगों को? यहाँ पर हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, सरफेस तक आने में जो मशक्कत करना पड़ा, वर्क फंक्शन, और यहाँ बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², हाफ। अब कहानी को समझना, मैं इस पूरे कहानी को ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, कहानी ये है कि मैंने यहाँ पर क्या किया, सुनते रहना बस। यहाँ पर मैंने एक प्लेट लिया, क्या लिया? प्लेट, मेटल प्लेट। देखते रहना कहानी। और यहाँ से ना लाइट्स को स्ट्राइक कराया, लाइट को स्ट्राइक कराया, लाइट मतलब फोटोन को।
तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, समझे, यहाँ से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन निकल के मूव कर रहे थे ऐसे, इलेक्ट्रॉन निकला और मूव कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर बगल में क्या कर दिया, बगल में लगा दिया पॉजिटिव प्लेट। क्या लगा दिया? अब उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो मैनेज हो जाएगा अच्छे तरीके से। फिर मैंने यहाँ से वायर से कनेक्शन कर दिया, वायर से यहाँ बल्ब था, क्या था, बल्ब था, और कनेक्शन पूरा कर दिया आगे जाके। तो हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन आया, बल्ब जला, इलेक्ट्रॉन आया, बल्ब जला, तो इसके अंदर जो करंट है उसको बोलते हैं फोटो करंट। क्या बोलते हैं? अच्छा, तो हम ये समझ गए कि अगर मेरा अप्लाइड वोल्टेज, क्या बोला मैंने, अगर मेरा अप्लाइड वोल्टेज, ये प्लस का मतलब क्या है, पोटेंशियल, किसी को अगर प्लस दोगे तो पोटेंशियल आएगा, ठीक है, पोटेंशियल बोलते हैं इसको। तो अगर कहीं पर आप पोटेंशियल बढ़ाते हो, पॉजिटिव रखते हो, क्या रखते हो, इसको बोलते हैं हम कलेक्टर प्लेट। क्या बोलते हैं इसको? कलेक्टर प्लेट। कलेक्टर क्यों बोल रहे हैं बताओ? क्योंकि यहाँ से देखो सनलाइट आएगा, इस मेटल पे सनलाइट आएगा, इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं? एमीटर। ये सारे एक्सपेरिमेंट हो रखे हैं, ठीक है ना, एमीटर। तो कलेक्टर प्लेट पे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहे हैं, ऐसा कह सकते हो। अगर मैं इसकी पॉजिटिव चीज को बढ़ाता हूँ तो इलेक्ट्रॉन्स का, समझ पा रहे बात को, क्या बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी? खींचेंगे उसको, क्या करेंगे वो? तो सोचो मेरी बात, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे मरता हुआ आ रहा था आराम आराम से, उसको खींच रहे हम, ये प्लस माइनस को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर एक बार ध्यान रखना, छोटी सी बात समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, कि कलेक्टर प्लेट पे पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर किसी का मन, अच्छा सुनो छोटी छोटी बातें, मैंने कहा कि मैं पॉजिटिव बढ़ा रहा हूँ, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं? क्योंकि जो, अगर सोचो अगर पॉजिटिव ना हो तो इलेक्ट्रॉन्स आए, गिर गए यहीं पे, क्यों? एनर्जी कम थी, वेलोसिटी कम थी, ऐसा मान लो। फिर इलेक्ट्रॉन्स आए, यहीं गिर गए, बल्ब तक पहुंचे ही नहीं, बल्ब तक। अगर हम पॉजिटिव बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ तक पहुंचेंगे, बल्ब तक पहुंचेंगे, वो ज़्यादा होंगे। क्या होंगे? तो यानी कि अगर पॉजिटिव बढ़ाने से क्या फ़ायदा होने वाला है, पॉजिटिव बढ़ाने से हमारा कहीं ना कहीं करंट बढ़ने का चांसेस है। करंट बढ़ने के, या ऐसा समझ लो कि अगर हम पॉजिटिव यहाँ पे बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पर मिलेगा ज़्यादा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मिलेगा तो करंट मिलेगा ज़्यादा। करंट क्या मिलेगा? फिर तो हमें क्या करना चाहिए, खूब सारा पॉजिटिव लगा देते हैं, 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, 50 पॉजिटिव, 100 पॉजिटिव। क्यों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पहुँचेंगे, करंट ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, एक टाइम तो ऐसा आएगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अब पहुंच चुके हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अब पार्टिसिपेट, मान लो मैंने कहा 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो स्टार्टिंग में जब हमने पॉजिटिव को कम रखा था तो 5 इलेक्ट्रॉन आए, 10 इलेक्ट्रॉन आए, 1 लाख आए, और बढ़ाया 20 लाख आए, और बढ़ाया 30 लाख आए, और एक टाइम पर क्या हुआ, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ही आ गए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ही। अब क्या पॉजिटिव बढ़ाने से, क्या बोला मैंने, पॉजिटिव बढ़ाने से क्या इलेक्ट्रॉन्स का संख्या बढ़ सकता है? नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन थे सारे यूज हो गए, जितने इलेक्ट्रॉन थे सारे। तो हम कहते हैं भैया देखो, जब आप यहाँ का पॉजिटिव बढ़ाओगे तो एक काम होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, करंट बढ़ेगा, बहुत अच्छी बात है, पर एक टाइम ऐसा होगा कि सैचुरेशन आएगा। क्या आएगा? सैचुरेशन का मतलब होता है कि भाई सेट हो गया, अब नहीं करंट नहीं बढ़ सकता, अब सैचुरेट हो गया। क्या हो गया? हर व्यक्ति अपने जीवन में सैचुरेशन चाहता है, आप भी, मैं भी, सब, कि हमें भाई जल्दी जल्दी हम पैसा कमा ले, फिर फ्यूचर में 30-35 साल की उम्र में काम ना करना पड़ेगा, हम ट्रैवल करेंगे, हम घूमेंगे, हैं, पहाड़ पे चले जाएंगे, पहाड़ देखेंगे। अब क्या करें, पहाड़ देख लेते हैं। तो ऐसी तो ना सैचुरेशन चाहिए, बात समझ पा रहे हो? तो हर व्यक्ति चाहता है जीवन में सैचुरेशन। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सैचुरेशन हो जाएगा। एक टाइम पर ऐसा आएगा तो हम बोलेंगे भैया देखो करंट बढ़ेगा, और एक टाइम पर करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? अब बढ़ नहीं सकता, अब सैचुरेट हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, सैचुरेट हो जाएगा। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा ग्राफ आपके मन में फिट कर दूं पहले ही, कि देखो अगर मैं ऐसे बोलूँ ना, इधर है मेरा अप्लाइड वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज, क्या इधर पॉजिटिव वोल्टेज, इसको अप्लाइड वोल्टेज लिखना, अप्लाइड वोल्टेज। अब कई लोग देख, सुन लो, कई सारे टीचर बहुत बदमाश होते हैं, क्या बोलेंगे वो बोलेंगे मैं अप्लाइड वोल्टेज नहीं लिखूंगा, पॉजिटिव नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा कलेक्टर पोटेंशियल। क्या बोल देगा वो? कलेक्टर पोटेंशियल। आ रहा है? ठीक है, तो बोलेंगे कलेक्टर पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? वो यहाँ पर पॉजिटिव ना लिखे, अप्लाइड ना लिखे, तो लिख देगा कलेक्टर का वोल्टेज है भाई, इस प्लेट का वोल्टेज है, तो आप समझ जाओगे अपने आप। तो हमने कहा सर अगर मैं यहाँ पर करंट की बात करूँ, फोटो करंट की बात करूँ, किसकी बात करूँ, फोटो करंट की बात करूँ,
तो पक्का ऐसा है कि जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे इस वोल्टेज को वो भी बढ़ेगा, वो भी, तो ग्राफ ऐसे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, पर एक टाइम पर ऐसा सीधा आ जाएगा, क्या जाएगा, तो हम कहते हैं भैया सैचुरेशन हो गया। क्या हो गया ये सैचुरेशन, तो ये हमारा सैचुरेशन है। आप बोलोगे सर आपने जीरो से क्यों स्टार्ट नहीं किया? भैया अगर ये नहीं लगाओगे तब भी तो इलेक्ट्रॉन पहुंच ही रहे होंगे कुछ ना कुछ, नहीं समझे मेरी बात को? अगर हमारा वोल्टेज अगर नहीं भी लगाएंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलते ही है, तो करंट थोड़ी ना उस टाइम जीरो होगा, तो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, करंट तो हमेशा था, आपने ये लगा के बढ़ा दिया बस, तो याद रखना जीरो से स्टार्ट नहीं होता, यहीं से स्टार्ट होता है। अब मेरी बात को सुनना, यहीं पर कहानी को सुनते रहना। अब मैंने बड़ी चालाकी से क्या किया, मैंने गेम खेला। कौन सा गेम खेला मैंने ना बड़ी चालाकी से मैंने यहाँ पर नेगेटिव लगाना स्टार्ट कर दिया। अब तुम बोलोगे सर नेगेटिव लगा रहे हो? हाँ, अब मैं एक दिमाग लगा रहा हूँ। क्या दिमाग लगा रहा हूँ कि कब मैं करंट को जीरो कर सकूँ। अब सोचो एक नेगेटिव पार्टिकल आ रहा है, 10 की एनर्जी से आ रहा है, और तुमने एनर्जी 10 का पैदा कर दिया यहाँ, या फिर एक नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन है आ रहा है एनर्जी लेके, फोर्स अपने साथ लेके, और तुमने इधर से नेगेटिव लगा दिया, तो ये भी नेगेटिव, क्या वो रुक जाएगा? हाँ, मर सकता है, रुक सकता है। कब? अगर ये इलेक्ट्रॉन 10 की काइनेटिक एनर्जी लेके जा रहा हो, तुम उधर से भी 10 का पैदा कर दो। अगर ये 10 का लेके जा रहा है, तुम उधर से 10 का, वो बंदा मजबूर होकर यहीं पे गिर जाएगा, मर जाएगा, और करंट क्या हो जाएगा? जीरो। करंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो हम क्या दिमाग लगाते हैं? हम ये दिमाग लगाते हैं धीरे धीरे यहाँ पर नेगेटिव बढ़ाते हैं। हमने नेगेटिव बढ़ाया, एक इलेक्ट्रॉन पहुंचे पर कम पहुंच रहे, अब इलेक्ट्रॉन ऐसे मरता हुआ आ रहा है, 2 लगाया, इलेक्ट्रॉन अब और मरने लग गया, 3 4 5 लगाया, और एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिसको बोलेंगे वी नॉट। क्या बोलेंगे? एक पर्टिकुलर वोल्टेज तो आएगा, 10 आए, चाहे 20 वोल्ट, चाहे 50 वोल्ट, चाहे 100 वोल्ट, कुछ तो आए। उस वी नॉट वोल्टेज पे इलेक्ट्रॉन जो है पहुंच नहीं पाता, इलेक्ट्रॉन रुक जाता है, तो इस वोल्टेज का नाम रख दिया हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैं तुम्हें एक बात की गारंटी दे रहा हूं। क्या बात की गारंटी दे रहा हूं? तुम्हें ना, अगर ये सब स्टोरी से नहीं पढ़ोगे ना, जैसे मैं बता रहा हूं, लोग ऐसे पढ़ाते हैं, डेफिनेशन लिखवाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस इज वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, तो ऐसे कभी भी फिजिक्स नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन तो आपसे होगा ही नहीं। अब एक सेंस है तुम्हारे पास कि वी नॉट का मतलब होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, या स्टॉपिंग वोल्टेज बोल दो, ऐसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं हम इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हमने कहा अच्छा वी नॉट होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, उस टाइम पर क्या होगा? तो अब ये बताओ, ये देखो, अब सुनो, यहाँ पर ग्राफ से समझना, ग्राफ से क्या, अब इधर है ना, अगर ये पॉजिटिव वोल्टेज है, नेगेटिव होगा, समझ पा रहे बात को? अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, ये जो चीज है आपको पता है ये सब। आप देखो अब धीरे धीरे क्या होगा, हम वोल्टेज नेगेटिव लगा रहे, तो करंट कम हो रहा है, और यहाँ पर आके करंट क्या हो गया? बिल्कुल जीरो। तो हमने कह दिया भाई ये जो है ना, ये जो चीज है ना, ये होगा हमारा वी नॉट। क्या होगा? तो वी नॉट क्या होता है? वो नेगेटिव वोल्टेज जिसकी वजह से फोटो करंट जीरो हो जाए, वो नेगेटिव वोल्टेज जिसकी वजह से फोटो करंट, बात समझ में आया? तो ये होता है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है? तो सारे क्वेश्चन हम डील करेंगे। अब तुम बोलोगे सर हम ये सब क्या करें, आपने बहुत खिचपिच कर दिया, स्टोरी क्या बताया मैंने। एक बार पॉजिटिव लगाएंगे करंट बढ़ेगा, नेगेटिव लगाएंगे करंट घटेगा। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखो आपने एक चीज सीखा कि अगर काइनेटिक एनर्जी को खत्म करने के लिए हमने वोल्टेज वाली एनर्जी लगाई, क्या लगाई? अगर तुम हल्का सा भी पढ़े लिखे हो तुम्हें पता होगा जो वोल्टेज होता है एनर्जी बाई चार्ज, याद है आप लोगों को? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वो एनर्जी है। देखो V इज इक्वल टू होता है W बाई क्यू, W बाई वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क का मतलब एनर्जी होता है, तो वर्क कितना होगा? V इंटू क्यू, V इंटू, और यहाँ पर हमारा जो चार्ज हो इलेक्ट्रॉन है, चार्ज कौन है? यानी जो वर्क होगा वो होगा E इंटू V, E इंटू। तो हम कह रहे हैं भैया काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए जो वोल्टेज है उसने कितना वर्क किया, कितना एनर्जी लगाया, तो वो होगा EV नॉट के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो EV नॉट के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इतने ही वोल्टेज में काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है? रुक रहा है। मतलब इतना एनर्जी दोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? खत्म। तो दोनों आपस में क्या होने चाहिए? बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला नया आया, E4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, V नॉट मतलब रोकने वाला वोल्टेज, स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, आएगा और आएगा गारंटी। तो मैंने क्या क्या सीखा, जो भी सीखा आपके नोट, आप बोलोगे सर हम नोट्स कैसे बनाए? देखो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी कि मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊँ, पर फिर भी मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ताकि पहली बार जब भी पढ़ाते हो तो मज़ा आता है।
तो मज़ा आना चाहिए। अब क्या क्या बातें आप नोट करोगे, 4-5 बातें नोट करोगे जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। पहली बात ये नोट करोगे कि भाई साहब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। रुक जाओ, पहले ये नोट कर लेना, सब कुछ छोड़ो, सिंपल बात है। फर्स्ट आप ये नोट करना, HF होता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हमने ये भी सीख लिया है रोकने के लिए EV0, तो काइनेटिक एनर्जी EV0 के बराबर होता है, याद कर लेना इसको। जहाँ V0 का मतलब होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी प्यारे बच्चों? दोबारा बोल रहा हूँ, इट इज़ द अमाउंट ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रॉन्स और फोटो करंट। या तो करंट को रोक दे या इलेक्ट्रॉन को रोक दे। तो ऐसा वोल्टेज, नेगेटिव वोल्टेज जो फोटो करंट को रोक दे। तो ये डेफिनेशन खुद लिख लेना, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का। या इंटरनेट पे सर्च मार लो, कहीं भी सर्च मार लो, मैंने तो बोल दिया, मेरा काम हो गया। इतनी सी बात अगर नहीं लिख पाओगे 12th क्लास के बच्चे, तो मैं क्या बोलूँ यार। इट इज द अमाउंट ऑफ वोल्टेज, इट इज द अमाउंट ऑफ नेगेटिव वोल्टेज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द व्हाट? फोटो। समझ में आ गया? तो फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रॉन को रोकने वाली वोल्टेज। अच्छा, अब ये पहला पॉइंट तो ये, दूसरा ये एक ग्राफ, ये बस ये ग्राफ याद करना है कि ये वाला जो चीज़ है क्या बोल रहे हैं इसको हम? फोटो करंट। PI लिख दूँ, फोटो करंट। यहाँ पर क्या लिख दूँ? पॉजिटिव वोल्टेज लिख दूँ, प्लस V लिख देता हूँ, प्लस V। यहाँ लिखता हूँ -V। और ये ग्राफ याद रखना, ये होता है सैचुरेशन। क्या होता है ये? और धीरे धीरे देखो ऐसा आएगा ग्राफ, ये ग्राफ याद रखना, धीरे धीरे ऐसे होगा। तो ये सैचुरेशन है, सैचुरेशन करंट। ये कब हुआ सैचुरेशन? एक टाइम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। फिर आप कितना भी वोल्टेज बढ़ा लो, कितना भी पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ा लो, अब इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे, करंट भी नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पर आते आते ये हो गया, यहाँ पर हो गया करंट 0। तो इस वाले वोल्टेज को क्या बोल रहा है? V0 मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इतना आपको अगर याद है तो आप जिंदगी जीत जाओगे, इस चैप्टर को जीत जाओगे, यही कंक्लूजन है। और जिसको बहुत शौक है डिटेल में, वो जो मर्जी लिखना लिख लो, पर ये तो कम से कम याद होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी होता है और स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब है इट इज द अमाउंट ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फोटो करंट या फोटो करंट। फोटो इलेक्ट्रॉन को रोक दे या फोटो इलेक्ट्रॉन। चलो आगे बढ़ते हैं, और इसमें कुछ ना आए तो बता देना है। अब मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों, ये टॉपिक हमने पढ़ लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ऐसे ग्राफ्स जो बच्चों को याद नहीं होते, रटने पड़ते हैं, और लॉजिक पता नहीं तो बस बना लेते। ऐसे बहुत सारे ग्राफ है जिसमें लॉजिक नहीं पता होता, बच्चे बना लेते। टीचर को भी, बहुत सारे टीचर्स को भी नहीं पता होता, पर वो आप इजीली कर सकते हो। देखो आपको ना एग्जाम में क्या ग्राफ आएगा, एग्जाम में ग्राफ आता है, क्वेश्चन आता है कि भाई आपको फोटो करंट, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, फोटो करंट लेना है। ठीक है साहब, ये क्वेश्चन आता है, फोटो करंट लेना है और आपको लेना है अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड पोटेंशियल लेना है, और इनके बीच में आपको ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। 2 केस होता है, 2 केस होगा, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन है कि अब फोटो करंट और अप्लाइड पोटेंशियल, उसको लेके, क्या बोला मैंने? फोटो करंट और अप्लाइड पोटेंशियल को लेके ग्राफ बनाना है 2 केस में। पहला केस क्या होगा? आपका इंटेंसिटी सेम होगा। इंटेंसिटी क्या होगा? और फ्रीक्वेंसी अलग अलग। समझाऊंगा ये सबका मतलब क्या है। इंटेंसिटी सेम, फ्रीक्वेंसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बोल दिया, आ जाएगा, आ गया। चलो आज शर्त लगा लो लाख रुपए की, अगर ये तुम्हारे पेपर में ना दिखाई दिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर तुम प्रीवियस ईयर खोल लोगे, हर दूसरे साल में हर साल ही ये क्वेश्चन दिखाई देगा। तो मैंने कहा देखो इंटेंसिटी सेम है, फ्रीक्वेंसी अलग। अब सुनते रहना बस। देखिए अगर इंटेंसिटी सेम है ना, तो आप कितनी भी एक्सपेरिमेंट कर लो, अगर इंटेंसिटी सेम है, बल्ब सेम है, 100 वाट का बल्ब है, तो कितनी बार भी एक्सपेरिमेंट कर लो, अगर बल्ब सेम है, 100 वाट का ही है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही निकलेंगे। अरे भाई साहब इंटेंसिटी सेम है, और इंटेंसिटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया था मैंने। मोर इज द इंटेंसिटी, मोर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर इज करंट। तो इंटेंसिटी सेम होने का मतलब क्या है कि भैया जितने भी करंट होंगे एक्सपेरिमेंट में, जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट कर लो, सबके करंट सेम होंगे। अब मेरी बात को सुनना। अब फ्रीक्वेंसी मैंने बोला अलग है। फ्रीक्वेंसी क्या है? अगर आइंस्टाइन का इक्वेशन देखो तो HF इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल EV0। EV अरे
तो ईवी नॉट का मतलब क्या है यहाँ पर, वी, ये तो बड़ा आपने आइंस्टाइन का क्वेश्चन, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव वोल्टेज, नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल ना, यही है स्टॉपिंग वोल्टेज। अगर आप ठीक से देखोगे तो कह रहा है कि हर एक्सपेरिमेंट में फ्रीक्वेंसी अलग करना है, तो जैसे आप फ्रीक्वेंसी को अलग कर दोगे क्या ये वैल्यू अलग हो जाएगी? हाँ। अरे भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया, आप फ्रीक्वेंसी चेंज करो वी नॉट चेंज होगा। इफ यू चेंज फ्रीक्वेंसी वी नॉट की अलग अलग वैल्यू दिखाई देगी आपको। अच्छा, तो मैंने कहा यार ग्राफ बनाना है, बच्चे ना रट लेते हैं, रटना नहीं, लॉजिक से काम करना, इस इक्वेशन से काम करना है। तो हम कहेंगे ग्राफ बना देंगे सर, आप बोल रहे हो ग्राफ आपको रेडी मिलेगा, बढ़िया ग्राफ मिलेगा, मजेदार ग्राफ मिलेगा, मेरी गारंटी है। देखो साहब ऐसी बात है कि अगर इंटेंसिटी सेम है, मैं मान लो 3 एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, अगर इंटेंसिटी सेम है, तीनों एक्सपेरिमेंट में करंट क्या होगा, सेम। तो मैंने कहा देखो यार सैचुरेशन भी I1 I2 I3 सबका करंट सेम होगा, सबका करंट सेम होगा और यही सैचुरेशन होगा, यही क्या होगा, सैचुरेशन। अब धीरे धीरे सुनते रहना बस, धीरे धीरे क्या होगा, जब आप इधर पॉजिटिव प्लेट है आपका, इस तरफ क्या है नेगेटिव, इस तरफ है फोटो करंट, क्या है फोटो करंट। तो धीरे धीरे जब आप सुनते रहना, धीरे धीरे जैसे जैसे आप नेगेटिव वोल्टेज लगाओगे करंट घटना स्टार्ट होगा, करंट घटना। तो मैंने कहा कि पहले वाले का यहाँ आ गया, मान लो यहाँ आके रुक गया इतना वोल्टेज पे, अब दूसरे वाले का, दूसरा वाला यहाँ आके रुका, तीसरा वाला मान लो यहाँ आके रुका। अब तुम बोलोगे सर आप ये बता दो, आप कह रहे थे करंट सेम होगा, इंटेंसिटी सेम होगा, आपकी बात मैंने मान ली सर, पर ये सर नीचे हर किसी के लिए नेगेटिव वाला वैल्यू, वी नॉट वाला वैल्यू अलग अलग क्यों आ रहा है? भैया देखो वी नॉट वैल्यू फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, अगर हर बार आप फ्रीक्वेंसी अलग लोगे तो आपके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, अलग, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा। इसीलिए अगर कभी भी आपको ये ग्राफ बनाने का, बच्चे रट लेते, बच्चे रटते हैं, लॉजिक पता नहीं होता, गलत करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, इंटेंसिटी का मतलब करंट, करंट तीनों का सेम बनाया मैंने, I1 I2 एकदम सैचुरेशन सेम है, घटना स्टार्ट हुआ, कौन कहां पर जाके रुकेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है किसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, किसकी फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग तो वी नॉट की वैल्यू अलग अलग। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि इस वाले की वैल्यू है V01, अगले वाले की वैल्यू है V02 और अगले की वैल्यू है V03, तो आपको बताना है किस वाले केस में फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो आप कहोगे साहब जिस वाले केस में V0 ज्यादा है उस वाले केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगा। 3 मार्क का क्वेश्चन CBSE का, ड्रॉ द ग्राफ और बताना है किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। और ऐसे भी आया है ABC, किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसका क्या ज्यादा है। तो हम कहेंगे सुनो साहब जिसका V0 ज्यादा है ग्राफ में उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो हमने कहा अच्छा यानी V0 3, स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 सबसे ज्यादा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 3 सबसे ज्यादा, फिर 2 का, फिर 1 का। तो बेटा ग्राफ में मैंने PhD करवा दी आपको इस ग्राफ में। छोटी छोटी बातें अगर आप याद रखते हो तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसे नोट कर लो बढ़िया से। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर तीसरे का ज्यादा होगा, फिर दूसरे का, फिर तो ये बात लिख लेना कि फ्रीक्वेंसी थर्ड की ज्यादा होती है। और ये सारे करंट क्या है बताओ, सेम। मैंने बताया ना I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3, ये सारे करंट सेम होंगे, करंट सेम है ये। अब अगला मैंने कहा था आपको कि साहब इसके ऊपर ना 2 केस है। पहला केस क्या है आपको बताया मैंने, समझ पा रहे हो, पहला केस क्या है ये वाला। दूसरा केस देखो इसी का, चलो यहीं पर बगल में कंपैरिजन से कर लेंगे। दूसरा केस यहाँ निकालते हैं, यहाँ का दूसरा केस इधर बना रहा हूँ मैं, फिर बाद में कंपेयर कर लेना। दूसरा केस क्या है देखो, वो बोलेगा यार इंटेंसिटी डिफरेंट है। अब अगर इंटेंसिटी डिफरेंट हुआ तो करंट क्या होगा, डिफरेंट, करंट डिफरेंट। वो कहेगा यार फ्रीक्वेंसी सेम है, और फ्रीक्वेंसी सेम का मतलब क्या है कि इस बार जो बल्ब है सेम कलर का है, उस बार बल्ब अलग अलग कलर का था ना, फ्रीक्वेंसी अलग अलग, फ्रीक्वेंसी सेम है। तो मैंने कहा यार कितना आसान ग्राफ है, कोई भी बना सकता है। सर देखो मैं बनाता हूँ, आप फालतू में टाइम खराब करोगे। देखो आप बोलोगे आप 4 एक्सपेरिमेंट कर लो, 40 कर लो, करंट डिफरेंट आएगा। मैंने कहा 3 ही कर लेते, I1 I2 I3, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट PEC या फोटो करंट भी बोलते हैं कई लोग।
अब ये आपका पॉजिटिव और ये सैचुरेशन में है, सारे स्ट्रेट लाइन है, सैचुरेट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने कहा यार हम ना अब क्या करेंगे, नेगेटिव वोल्टेज लगाएंगे, पीछे वाली वोल्टेज लगाना स्टार्ट करेंगे। करंट घटेगा घटेगा, घटते घटते यहाँ आके रुका। मैंने कहा अच्छा बात है। फिर करंट यहाँ आके रुका, हम परेशान, सेम जगह, अरे सेम जगह, सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम कैसे आ सकती है? क्या रीजन दोगे? आप बोलोगे सर बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज, एंड एज वी नो फ्रीक्वेंसी ही डिपेंड, फ्रीक्वेंसी पे ही स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है। सो माय आंसर इज दिस। क्या बात समझ पाए हो? क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो छोटी सी बात थी, ये ध्यान रखना आप लोग। क्या बात ध्यान रखना? ये वाली कि भैया अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम होगा। तो इन कंपैरिजन यू कैन राइट डाउन, है ना, कि देखो भैया ग्राफ ऐसी बात है, सिंपल सी बात है, यू कैन नोट इट डाउन, है ना, इजीली। सो नाउ वी आर गोइंग टू हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इंपॉर्टेंट ग्राफ, और बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बताऊंगा। देखो इंपॉर्टेंट ग्राफ क्या है, वो कहते हैं ना यार एक तरफ रखना आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग वोल्टेज या पोटेंशियल को एक साइड रखो, ध्यान दो इधर, स्टॉपिंग पोटेंशियल को एक साइड रखो वर्सेस फ्रीक्वेंसी। और ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू वेरीफाई करते हैं, ठीक है, इससे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू को वेरीफाई करते हैं हम। देखो मतलब क्या है, इसको कैसे करते हैं, तो हम ना ग्राफ बनाने का तरीका सुनना, बड़ा आसान तरीका है। पहले इक्वेशन को लिख दो, इक्वेशन को लिख रहा हूँ, देखना कई सारे बच्चे परेशान हो जाएंगे। वी नॉट हो गए परेशान? नहीं हुए? एच एफ माइनस फाई नॉट हो गए परेशान? नहीं हुए? कैसे हुआ ये? हुआ? देखो ये था एच एफ इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, जहां पर ये था ईवी नॉट, ठीक है। तो ईवी नॉट क्या हो जाएगा? एच एफ माइनस फाई नॉट। तो क्योंकि अब देखो मेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना पहले, तो मैं वही उसी जुगाड़ में लगा हुआ हूँ। देखो अब मैंने कहा यार वो कह रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल रखो एक साइड, मैंने कहा ठीक है एक साइड रख लूंगा। इसको क्या है, एच हो जाएगा, नीचे ई हो जाएगा, यहाँ फिर ई को भेज रहा हूँ नीचे, यहाँ हो जाएगा फाई नॉट बाई ई। मैंने कहा ठीक है, ये तो हो गया मेरा। अब यहाँ पर ग्राफ बनाना है, जिसमें ग्राफ की एक खास बात होती है कि अगर इसको आप रखोगे वाई एक्सिस पे तो आपका ये होगा एक्स एक्सिस पे, फ्रीक्वेंसी बोला है उसने कि फ्रीक्वेंसी एक्स को रखो, तो ये बन जाएगा आपका एम स्लोप, और ये बन जाएगा सी, क्योंकि वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ एम का मतलब एच बाई ई हो जाएगा, एक्स का एक्स तो बोला ही फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, और वाई बोला ही स्टॉपिंग पोटेंशियल होना चाहिए। मतलब ये मैं ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को नहीं आएगा और रट लेंगे ग्राफ को, ये मैं बनाना सिखा रहा हूँ, मेरी मतलब दिल से लग रहा है कि बना सिखा दूँ। तो मैंने कहा कि ना स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम रखेंगे वाई एक्सिस पे, एक्स पे रखेंगे फ्रीक्वेंसी को। ई कहाँ से आया, कई लोग सोच रहे होंगे बेटा ई आ गया कहीं से, ठीक है, ई ना डिवाइड हो गया यहाँ पे, ई डिवाइड हुआ तो एच बाई ई हो गया फाई नॉट बाई। तो यहाँ पर क्या है, सुनो सुनो, स्लोप जो इंटरसेप्ट है वो माइनस का है, ठीक है। तो ग्राफ बनाते, देखो ग्राफ, मैंने कहा ग्राफ बना दो सर, तो ग्राफ ऐसा बनेगा कुछ, यहाँ रख लो आप फ्रीक्वेंसी, ओ सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये रखा आपने, फ्रीक्वेंसी आप लिखना फुल फॉर्म में लिखना, ठीक है, इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखना, इसको फ्रीक्वेंसी लिखना, और जो स्लोप है वो एच बाई ई है, क्या है, और स्लोप है पॉजिटिव, पर वाई जो है वाई, ये सी का मतलब होता है वाई इंटरसेप्ट, वो नेगेटिव है। तो ग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और यू जाएगा, क्यों जाएगा, यू। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ये जो एंगल है एंगल थीटा, इसका टेन थीटा ही ना स्लोप होता है, इसी को हम एम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम। ध्यान से एक बार, ध्यान से, ग्राफ का दोबारा अगर मैं y पे वी नॉट रखता हूँ, x पर f रखता हूँ, तो जो m होगा स्लोप होगा h बाई ई होगा, h बाई, तो ये जो m है h बाई ई, यानी टेन थीटा हो गया हमारा h बाई ई। कुल मिला के बताऊँ, खत्म करो खेल, कि जो टेन थीटा है वो h बाई ई होता है, इसको हम बोलते हैं स्लोप, ये होता है हमारा स्लोप। अब यहाँ पर देखो समझना बात को, यानी कितना आसान काम हो गया। और ये जो है नेगेटिव y जो है, नेगेटिव y सी पर इंटरसेप्ट, ये है फाई नॉट बाई ई, फाई नॉट बाई
ये बहुत ही इजी ग्राफ है, इसे नोट कर लो। देखो मैंने सिखाने का प्रयास किया है, अगर सीख गया तो अच्छी बात है, नहीं सीखे तो भी अच्छी बात है। बस आई ट्राइड, मैंने ट्राई किया। डायरेक्टली लोग बनवाते हैं, मैंने ट्राई किया आपको बताने का कि अरेंज कैसे करना है। इसको y बनाओ, फ्रीक्वेंसी को x बनाओ, ये अपने आप स्लोप बन जाएगा और ये बन जाएगा c इंटरसेप्ट। तो ग्राफ में याद करो, ये v0 है, ये f है, ये एंगल है hy और ये है। अब क्या होगा इससे फायदा, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, इस एंगल को निकाल लेंगे ग्राफ से। ग्राफ से जैसे एंगल निकालेंगे यहां से प्लैंक कांस्टेंट निकल जाएगा। तो बाय दिस वी कैन डिटरमाइन, डिटरमाइन प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे निकलेगा, स्लोप से। tan थीटा होगा h/e और h कितना हो जाएगा, e tan थीटा। और h की वैल्यू जानते हो आप, h की वैल्यू कितनी होती है 1.6 10 की पावर, e की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -90। थोड़ा मैं देखूं, ये दिख रहा था नहीं दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, बहुत सुंदर। तो ये ध्यान रखना कैसे किया मैंने कहा कि यहाँ से जो एंगल है, बाय दिस वी कैन डिटरमाइन प्लैंक्स कांस्टेंट। कैसे निकालेंगे, तो tan थीटा h/e है, तो h हो जाएगा e tan थीटा। तो e की वैल्यू जानते हैं हम और एंगल हम निकाल ही लेंगे, है ना। h क्या हो जाएगा, e tan थीटा, तो h निकल जाएगा। दोबारा एक बार बोलूँ तो tan थीटा इज इक्वल टू h/e और h कितना हो जाएगा, e tan थीटा। e है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, पता है, एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिल जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये पूरा ग्राफ इंपॉर्टेंट है, किस लिए है, टू डिटरमाइन व्हाट, प्लैंक कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर। अब ध्यान से, किसी बच्चे की आवाज़ नहीं आएगी, सारे बच्चे पूरी तरह फोकस रहेंगे और बात को सुनेंगे, ठीक है। देखिए अभी चैप्टर आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा आपका, कुछ है नहीं खास, तो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। पहला क्या है, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखने को आ सकता है 1 मार्क्स में, 1 मार्क्स में आता है मैक्स टू मैक्स। बात ये, वैसे ये कितना चांस है आने का, 10% ओनली, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बेवकूफ़ बनाने वाली बातें। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है क्योंकि तुम्हें पहले से आता है। क्या क्या लॉज है, पहला लॉ कि भैया इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, कौन सा करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब तुम बोलोगे सर ये तो हमें पढ़ा रखा आपने, हाँ, लेकिन नाम नहीं दिया था ना, नाम। अब एग्जाम में आता है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक वो जो छोड़ देंगे और एक वो जो आता है वो लिख के आएंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर मान लो एक मुझे टॉपिक पता नहीं होता और मैं सब कुछ लिख के आता कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, इंटेंसिटी से करंट बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी पे फ्रीक्वेंसी से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो सारे नियम, अब कुछ लिख के आता तो टीचर छांट लेते और आंसर दे देते। कहते कि भाई बंदे को आता है, भले ही बहुत सारी अलग एक्स्ट्रा चीज़ भी लिख दिया पर नंबर दे देते हैं ना। तो एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन को खाली छोड़ के इसलिए नहीं आना होता है, जो भी तुम्हें आता हो लिख के आओ, पक्का मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मैच हो ही जाएगा। तो पहला हमने बोला लॉज में ये लिख देंगे। दूसरा बोल देंगे भाई देयर इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इसके विलो, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे कि लॉज में, नियम में क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नियम, लॉज मतलब नियम, कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट टेक प्लेस। तो बोलेंगे देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ, क्या लिख देंगे हम, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक प्लेस। अब तुम बोलोगे सर आपने इतना गंदा लिखा है क्यों, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ ये। बस यहाँ पर टॉपिक में लिख देता हूँ मैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में लिखना है। क्या लिखना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि भैया हमारे पास एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, उसके नीचे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी रखनी पड़ेगी। बात समझ पा रहे हो। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये सेकंड हो गया। थर्ड क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो आपने पढ़ा है उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हाफ mv², किसके बराबर होता है, ev0। तो ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग की काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल के, ये थर्ड लॉ है। और फोर्थ और इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का। यार देखो अब तुम बोलोगे इसको वर्ड्स में लिखवा दो, तुम छोटे बच्चे हो क्या, दूध पीते हुए बच्चे, जिनको मैं बोलूँ कि भाई साफ साफ राइटिंग में लिखो, वर्ड्स में लिखो। इतना इंटेलिजेंट तो होना चाहिए ना कि इसको मैं लिख सकूं कि ये क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी आपस में डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करता। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड, ये पहले बताया होगा मैंने आपको। फ्रीक्वेंसी सॉरी इंटेंसिटी, मेरी बात समझ पा रहे हो? इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, किससे फर्क पड़ता है? काइनेटिक एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल से फर्क पड़ता है। ये मैं कहना चाहता था, मेरा मतलब ये था। आगे देखो, आगे फोर्थ और इंपॉर्टेंट देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में टाइम लैग नहीं होता, नो टाइम लैग, नो टाइम लैग। अब ये क्या है सर, इसको फुल फॉर्म में बताओ। नो टाइम लैग का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। अच्छा ये सारी बातें समझ में आई आपको? टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक चल रहा है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। लॉज में नियम, नियम पहला क्या है, इंटेंसिटी बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा। दूसरा क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक प्लेस। फिर हम बोल रहे भैया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल। फिर लास्ट हम कह रहे हैं नो टाइम लैग। नो टाइम लैग का मतलब क्या है, टाइम देखो सिंपल सी बात है, इसमें होता क्या है, जैसी फोटोन आया वैसी इलेक्ट्रॉन निकला, जैसी फोटोन आया वैसी इलेक्ट्रॉन निकला। ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, इसमें टाइम लैग नहीं है। टाइम लैग, तो देयर इज नो टाइम लैग, ये ध्यान रखना, नो टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन, स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये काम बहुत इंस्टेंटेनियस होता है, कोई टाइम का गैप नहीं, तुरंत काम होता है। तो ये लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ध्यान रखना, फटाफट इसको नोट कर लेंगे। और जो बच्चे ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली बात नहीं लिख पाएंगे उसको मैं साफ राइटिंग में लिख देता हूं यहाँ पे। देखो मेरी बात सुनो, आगे है कि कैसे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो वेव्स को नहीं मानता है, वो कहता है लाइट का पार्टिकल नेचर। तो कैसे वो हमें प्रूफ करना है, तो हम पढ़ रहे हैं फेलियर ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव मॉडल ऑफ लाइट है ना, जो वेव पिक्चर ऑफ लाइट है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो वेव पिक्चर ऑफ लाइट है वो कैसे फेल होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। हमें पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्टिकल मानते हैं, है ना, पार्टिकल मानते हैं ना। तो यही हमें दिखाना है कि वेव मॉडल फेल क्यों हो रहा है। तो पहला रीजन ये है, देखो हम ऐसा मानते हैं, सुनो ध्यान से, कि वेव मानता है, वेव क्या कहता है, वेव कहता है अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है, वेव कहता है कि भैया वेव मॉडल जो फेल हुआ है वो कह रहा है अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, ज़्यादा। वेव मॉडल ऑफ लाइट, वेव पिक्चर ऑफ लाइट, वेव कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट कहता है अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमें पता लगा कि भैया काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू वेव मॉडल ऑफ लाइट इफ इंटेंसिटी इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटली, क्या बोला हमने, एक्सपेरिमेंटली ये हमें मिला, एक्सपेरिमेंटली, कि भैया काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट, क्या है वो, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं, मैंने पहले भी तुम्हें पढ़ाया ना ये कि भाई इंटेंसिटी जितनी मर्जी बढ़ा लो काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलता, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज करने से बदलता है। तो वही वाली बात है कि वेव कहता है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, जो वेव थ्योरी है, वेव थ्योरी ये कह रहा है कि भैया इंटेंसिटी बढ़ाओगे लाइट की तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बट एक्सपेरिमेंटली हमें पता लगा काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, तो हमारा वेव मॉडल फेल हो गया। मतलब वेव थ्योरी कहता कुछ है, रियलिटी कुछ है, तो फेल होगा नहीं होगा, होगा। फिर अगला क्या है, अगला ये कहता है, देखो अगला ये कहता है वेव थ्योरी कहता है, वेव थ्योरी सुनते रहना, वेव थ्योरी कहता है व्हाटएवर इज द फ्रीक्वेंसी,
whatever is the इलेक्ट्रॉन पक्का निकलेगा। कहता भैया हमें मतलब नहीं है क्या फ्रीक्वेंसी क्या नहीं है, whatever is the फ्रीक्वेंसी। आप लाइट की कोई भी फ्रीक्वेंसी ले लो, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि लाइट के पास एनर्जी, लाइट के पास क्या है, वो एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन के पास गया है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये ना वेव थ्योरी क्या कहता है कि whatever is the frequency emission of electron will take place, but in practice एक्चुअली हमें क्या मिला कि भैया हर बार इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। तो ये थ्योरी क्या हो जाएगी, फेल। तो ये कहता है वेव थ्योरी whatever दो ही लिख दिया मैंने, तो whatever is the frequency of radiation electron will emit, but in actual there is threshold frequency, but in actual it does not happen due to what? Due to existence of what? Existence of threshold frequency। तो ध्यान रखना, ये छोटे छोटे थियरीज बता रहा हूं मैं आप लोगों को। यार कितना लॉजिकल बात है। वेव थ्योरी कहता है इंटेंसिटी, देखो लिखा है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी इंटेंसिटी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी शुड बी इंक्रीज्ड, बट एक्सपेरिमेंटली काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी का कोई रिलेशन नहीं है। और आपने पढ़ा भी तो है यार, HF इज इक्वल टू, याद है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रीक्वेंसी से रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी से है पर इंटेंसिटी से नहीं है। फिर अगला कह रहा है कि वेव थ्योरी कहता है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी व्हाटएवर, क्या लिखा है यहाँ पर मैंने, व्हाटएवर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इलेक्ट्रॉन विल एमिट, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बट इन एक्चुअल इट डज नॉट हैपन ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो दोबारा वेव थ्योरी फेल हो गया। फिर वेव कहता है, सुनो, फिर वेव थ्योरी कहता है भैया देखो ये सरफेस है, क्या ये सरफेस, तो ये लाइट की रेडिएशन आएगी, रेडिएशन आएगा, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देयर मस्ट बी टाइम गैप, क्या होना चाहिए, बट हमने एक्सपेरिमेंट किया तो तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलता है, टाइम का गैप नहीं, टाइम का गैप। तो वेव थ्योरी कहता है भैया एनर्जी आई तो पहले एनर्जी मिलेगा फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो वेव थ्योरी कहता है भैया देखो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी देयर मस्ट बी टाइम गैप, देयर मस्ट बी टाइम लैग, देयर मस्ट बी टाइम लैग, बट देयर इज नो टाइम लैग फाउंड, देयर इज नो टाइम लैग इन एक्चुअल एक्चुअली वहां पर कोई टाइम गैप नहीं होता, टाइम लैग नहीं होता, तो हमारा ये वेव थ्योरी क्या हो जाएगा, फेल। तो वेव थ्योरी इन 3 केसेस में फेल हो जाता है। इसीलिए समझ रहे हो बात को, इसीलिए हम कहते हैं कि भाई वेव नहीं है, ये पार्टिकल है, रेडिएशन बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल। तो आपको पहले लॉज याद रखने, लॉज तो आसान है, लॉज में भाई इंटेंसिटी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे नहीं होगा, फिर काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, समझ पा रहे मेरी बात को। फिर लास्ट में था टाइम लैग नहीं है, टाइम गैप नहीं है, इसमें कहता है टाइम गैप है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मानूंगा नहीं तो फेल ही तो होगा, एक्सपेरिमेंट को नहीं मानोगे तो फेल हो जाओगे, तो ये फेल हो गया, समझ में आ गया। दिस इज द फेलियर ऑफ वेव मॉडल ऑफ अ लाइट। तो हम मानते हैं कि लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल, तो प्लीज नोट इट डाउन। देखो 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 आगे। तो प्यारे बच्चों ये छोटी मोटी बातें पढ़ ली, अब एक टॉपिक होता है फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट, फोटोन मतलब याद है, बताया था मैंने, फोटोन में देखो एक बार याद दिला दे रहा हूँ, एग्जाम में कभी ऐसा लिखा आ जाए फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट, तो हम ये मानते हैं कि अगर कोई सन है या कुछ भी है तो लाइट छोटे छोटे उसमें निकल रहा है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी में, जिसका नाम होता है फोटोन, और उसकी एनर्जी कितनी होती है, h इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यही है फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट, कि एनर्जी एमिटेड डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, उसको बोलते हैं फोटोन। तो फोटोन क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन एंड हैविंग फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज h इंटू एफ। तो बस ये 2 लाइन लिख के आ जाना कभी फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट आए तो। वैसे एनर्जी का ये भी फॉर्मूला होता है फोटोन का, वेवलेंथ के टर्म में hc/λ, ठीक है। और जो फोटोन है ना, फोटोन
जो आपको पता है एनर्जी है ये, तो फोटोन के पास मोमेंटम भी होगा, एनर्जी भी होगा, तो ये सब बातें ध्यान रखना। कुल मिला के ख़त्म करें तो फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट क्या है कि लाइट्स आर एमिटेड डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। और मतलब लाइट है जो डिसकंटिन्यूस है और फॉर्म ऑफ फोटोन है, और एक फोटोन की एनर्जी होती है। पढ़ा तो दिया मैंने ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसी को बोल रहे हैं फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से हमने काफ़ी कुछ ख़त्म कर लिया। हम लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जो सबको समझ में आएगा। अब ये टॉपिक बेटा आपको समझ में आएगा, ट्राई करना है ना, कोशिश करना समझने का। अब जो छोटा सा टॉपिक है 10 मिनट का टॉपिक है, बस चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मैंने ट्राई किया, जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं सब कुछ करा दिया। आप काम की बात देखो, तो मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया। फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट क्या होता है कि लाइट्स डिसकंटिन्यूस है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। फिर मैंने आपको पढ़ा दिया फेलियर क्या है, लॉस क्या है, नियम क्या नियम, ये नियम ये है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा दो। फिर नियम है इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। तो ये सब पढ़ लिया आपने, टाइम गैप नहीं है, ये भी एक नियम है। अब हमने सब कुछ पढ़ने के बाद अपन बढ़ रहे आगे। आगे हम कहाँ पहुँच रहे हैं कि अभी हमने ये प्रूफ करा, क्या प्रूफ करा हमने कि हमारा जो हमारा लाइट है वो पार्टिकल नेचर का है। किस नेचर का है? पार्टिकल नेचर का। तो अब हम ये पढ़ रहे हैं कि कोई मैटर है, मैटर। अब मैटर का प्रूफ करना है वेव नेचर, तभी तो डुअल नेचर खत्म होगा। अरे डुअल नेचर का मतलब क्या होता है, सुनो। हमें ये अभी हमें क्या प्रूफ करना है, पहले देखो डुअल नेचर, चैप्टर का नाम है डुअल नेचर, चैप्टर का नाम है डुअल नेचर। तो डुअल नेचर में हमें ये प्रूफ करना था कि एक जो पार्टिकल है, पार्टिकल ये है पार्टिकल, तो पार्टिकल का होता है वेव नेचर। क्या होता है? वेव नेचर। और हमें ये भी प्रूफ करना है कि वेव का होता है पार्टिकल नेचर। तो अभी जो हमने प्रूफ किया ये वाला कि वेव का कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर। अभी ये प्रूफ किया हमने वेव का पार्टिकल नेचर। अब हमें ये प्रूफ करना है कि पार्टिकल का नेचर वेव जैसा है। अब ये प्रूफ करना है पार्टिकल का नेचर। तो अभी हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि भैया देखो, जो मैटर है, मैटर यानी जो पार्टिकल है वो वेव नेचर शो करता है। तो इसके लिए ना डी ब्रोगली साहब का सबसे बड़ा रोल है। तो हम निकाल रहे हैं डी ब्रोगली साहब, डी ब्रोगली की बातें कर रहे हैं। अच्छा, डी ब्रोगली का हिस्ट्री पता है ना आप लोगों को? मैंने पहले ही बताया होगा। डी ब्रोगली आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, बताया मैंने कि डी ब्रोय 2 भाई थे। तो इनके भाई थे साइंस बैकग्राउंड से, ये थे आर्ट्स बैकग्राउंड के। तो जब इनका धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप, जब इनको भाई को देखते थे अपने, है ना, कि भाई पागल हो रहे हैं, है ना, तो लगा कि हमें भी पागल होना चाहिए, मतलब बता रहा हूँ ऐसे। तो इन्होंने आर्ट्स बैकग्राउंड के थे, मतलब जो हम ह्यूमैनिटी बोलते हैं ना, उस बैकग्राउंड को छोड़ के ये साइंस बैकग्राउंड में गए और धीरे धीरे इतना बढ़िया काम किया कि इनकी वजह से आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा फ्यूचर में। ठीक है, मतलब इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, है ना, मतलब ग्रेटेस्ट में से वन है ये। तो डी ब्रोगली साहब ने आर्ट्स बैकग्राउंड के, कुल मिला के बात खत्म। ये सब इंटरेस्ट के ऊपर है, जहाँ आपका इंटरेस्ट है वहाँ आप जाना चाहते हो। तो डी ब्रोगली ने बोला भैया देखो मैं इक्वेशन दे रहा हूँ, इसको ड्राइव करना आता है, एग्जाम में 2 मार्क्स में करवाऊंगा। उसने बोला H/mv। अब उन्होंने बोला कि भाई डी ब्रोगली ने क्या प्रूफ कर रहा है, डी ब्रोगली ये प्रूफ कर रहा है कि एक मैटर, चुप हो जाओ, मैटर जिसके पास मास है, जिसके पास क्या है, एक मैटर जो है, मैटर यानी जिसके पास मास है वो वेव बन सकता है। यानी वो ऐसी बातें कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन जिसको आप पार्टिकल बोलते हो, नेगेटिवली पार्टिकल, अब एक्चुअली में वो पार्टिकल नहीं है, अब वो वेव नेचर शो करेगा। मतलब जब इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव प्रूफ करेगा, ये कि इलेक्ट्रॉन एक वेव नेचर शो करता है। ऐसे अगर आम भाषा में बोले तो इलेक्ट्रॉन को वेव प्रूफ करेगा डी ब्रोगली। कैसे प्रूफ करेगा देखना। तो कहता है देखो मेरे हिसाब से एक फॉर्मूला मैंने बनाया है, वेवलेंथ, लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। तो ये कहता है कि भाई साहब मेरे अकॉर्डिंग वेवलेंथ किसके पास होगा, ये तो प्लैंक कांस्टेंट है, एच तो कांस्टेंट है, इसको भूल जाओ। तो डी ब्रोगली कहता है भाई मेरे अकॉर्डिंग वेवलेंथ उसके पास होगा जिसके पास मास हो और वेलोसिटी। तो मैं बोलूँगा डी ब्रोगली साहब आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है और वो मूव करता है, तो क्या वो वेव होगा, उसके पास वेवलेंथ होगा? तो हाँ, डी ब्रोगली कहता है हाँ होगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट लेके आए डी ब्रोगली। क्या लेके आए? अगर कोई मटेरियल है, कोई पार्टिकल है, अगर वो मूव करे, क्या करे, तो वो वेव ने बन जाएगा या वेव नेचर शो करेगा। तो बताओ क्या पार्टिकल के 2 रूप हो गए? एक तो मतलब एक चीज का, इस पेन के 2 रूप है, एक तो मेरे हाथ में भी है तो ये पार्टिकल नेचर, और ये बहुत तेज मूव करे तो वेव नेचर। तो हमारे चैप्टर का नाम है डुअल नेचर, और ये हम प्रूफ कर रहे हैं कि इस चीज के पास 2 नेचर है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर।
तो डी ब्रोगली ने प्रूव करा कि मास वाली चीज, वेलोसिटी वाली चीज, मास एंड वेलोसिटी वाली चीज वेवलेंथ कैरी करता है, और वेवलेंथ कैरी करने का मतलब है वो वेव नेचर शो करेगा। तो ठीक है, तो डी ब्रोगली ये फॉर्मूला लेके कहाँ से आया, तो उसका हम हल्का सा डी ब्रोगली इक्वेशन निकालते हैं। तो डी ब्रोगली मैटर वेव इक्वेशन, टॉपिक का नाम है डी ब्रोगली मैटर वेव इक्वेशन। मैटर वेव इक्वेशन, इसका नाम मैटर वेव इक्वेशन क्यों बोल रहा हूँ मैं बताओ? क्योंकि वो बोल रहा है मैटर का वेव जैसा रिलेशन, मैटर का वेव नेचर बता रहा है वो। तो उसने कैसे बोला? उसने बोला यार देखो, प्लैंक साहब ने बोला एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू फ्रिक्वेंसी, पढ़ा आप लोगों ने? एच न्यू। प्लैंक ने कहा एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू फ्रिक्वेंसी। और ऑल्सो ग्रेट आइंस्टाइन ने बोला एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहाँ सी का मतलब स्पीड है, क्या है? तो स्पीड का स्क्वायर कर दिया मैंने। अरे एम वी स्क्वायर लिख दिया रहा यार, क्या कर रहे हो आप? लो एम सी स्क्वायर लिख दिया मैंने, गुड। अब देखो, इसको आइंस्टाइन याद नहीं आया होगा, इसको सिंगर याद आया, बेवकूफ है ना। तो अब बोलेंगे नाउ एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी, देयरफॉर एम सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? एच इंटू फ्रिक्वेंसी, एच इंटू, समझे नहीं समझे? फिर आप बोलोगे ये तो सी अपॉन लैम्डा होता है। अरे नहीं होता। अरे फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अरे यार किसको नहीं पता? सी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, सी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू, ये 11th में पढ़ा आपने, 12th में 4 बार पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ चुके हो कि सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, वो होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो यहाँ से अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो क्या आएगा? सी बाई लैम्डा। ओ सी बाई लैम्डा क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हो गया सी बाई लैम्डा। तो मैंने पहले कहा कि ये एनर्जी का फॉर्मूला है, ये भी एनर्जी का फॉर्मूला है। दोनों को इक्वेट किया मैंने, देखो इक्वेट किया तो क्या हो गया? एम सी स्क्वायर एच एफ के बराबर। फिर फ्रीक्वेंसी को सी बाई लैम्डा लिख दिया, तो सी से सी कट जाएगा एक, तो लैम्डा क्या आ गया बताओ? लैम्डा आ गया एच बाई एम सी, एच बाई, और ये है सी मतलब वेलोसिटी, तो एम वी, तो लैम्डा इज इक्वल टू एम एच बाई एम वी। और मास इंटू वेलोसिटी को ही मोमेंटम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो एच बाई पी हो गया, पी फॉर मोमेंटम होता है। तो ये हमने ड्राइव कर दिया। तो ये डी ब्रोगली का मैटर वेव इक्वेशन ना ड्राइव करने को आ सकता है। तो डी ब्रोगली ने क्या किया? एक तो जो एनर्जी का इस्तेमाल किया प्लैंक वाले का, दूसरा आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन, दोनों को इक्वल किया है। क्या किया है? क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी, इक्वल करके फ्रीक्वेंसी की जगह पर सी वाई लैम्डा पुट किया, सी से सी कट गया, आंसर आ गया। तो मैटर वेव इक्वेशन प्रूफ करने को आ सकता है, नोट कर लो। और डी ब्रोगली की स्टेटमेंट भी बताऊंगा मैं अभी आपको, स्टेटमेंट अब बताऊंगा मैं डी ब्रोगली। हाँ चैप्टर कंप्लीट ही हो गया। सुनो अब पहले डी ब्रोगली की इक्वेशन सुन लो, वो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डी ब्रोगली को एक्सप्लेन करो। तो मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेना, अभी लिखो मत, सुन लो पहले। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली देयर इज ऑलवेज अ वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल। देयर इज ऑलवेज अ वेव एसोसिएट मतलब जुड़ना, विथ अ मूविंग पार्टिकल। अगर कोई मूविंग पार्टिकल है तो हमेशा वहां पर कोई ना कोई वेव जुड़ जाएगा, और उस वेव की वेवलेंथ इज गिवन बाय दिस फार्मूला। तो मैं लिखता हूं, आप भी लिखो मेरे साथ, तो लिख लेना, ठीक है। देखो तबियत इतनी ठीक नहीं है मेरी खास, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, स्पेलिंग भी गलत है 100%। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली अ वेव इज एसोसिएटेड, जुड़ा होना, विद अ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेवलेंथ इज गिवन बाय दिस फार्मूला एच बाई एम वी, जहाँ वी इज वेलोसिटी। अब देखो अब इस चैप्टर में ना कुछ खास बचा नहीं है, कुछ बातें बता रहा हूँ फॉर न्यूमेरिकल्स। फॉर न्यूमेरिकल्स आप याद रखेंगे कि लैम्डा का फॉर्मूला होता है एच बाई एम वी। इस पर न्यूमेरिकल्स आते बताऊंगा, अभी 4-5 कराऊंगा, 3-4 जो भी है, लैम्डा जो आते वही करवाऊंगा। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी पहला फॉर्मूला। अब ध्यान रखना, सुनो मेरी बात सुनो, हाफ एम वी स्क्वायर को बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? के फॉर हाफ एम वी स्क्वायर, और मोमेंटम होता है एम इंटू वी। चलो सब कुछ छोड़ो, यहां पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, यहां पर ना इसको m से डिवाइड कर रहा हूं, m से मल्टीप्लाई। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे कोई दिक्कत है क्या? k फॉर काइनेटिक एनर्जी,
तो m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड किया ना यहाँ पर, तो m स्क्वायर बाई m हो गया। तो देखो mv का स्क्वायर 1/2 और ये क्या नीचे m है और ऊपर क्या है m इंटू वी का स्क्वायर। p बोला हमने, क्या बोला है, mv को बोला है मोमेंटम, तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, तो यहाँ से p निकालोगे तो क्या आएगा, देखो ये हो गया 2m इंटू के p का स्क्वायर और रूट लगा देंगे 2m के, तो ये हो जाता है मोमेंटम। क्या होता है ये, मोमेंटम। तो मैंने कहा ठीक है यार, तुम इसको h/p लिखते हो, लिखते हो ना h/p, तो p की जगह पर हम ये देखो m इंटू वी को हम p बोलते हैं। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, देखो h/mv या h/p, दो फॉर्मूले ये, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो 2m के है ना, 2m के, वो यहाँ पर कर देंगे p की जगह पर 2m के। तो तीसरा फॉर्मूला एग्जाम में काम आएगा। क्वेश्चन पता है कैसा आता है कि दो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी सेम है तो रेशियो वेवलेंथ बताओ। बता दूंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए, तभी न्यूमेरिकल बनेंगे, नहीं बनेंगे। तुम कोशिश करते रह जाओ, ना घिस लो जमीन पे, तब भी नहीं बनेंगे अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है तो। अब अगला देखो, फिर बहुत टाइम लगेगा बनेगा तो। अब अगला फॉर्मूला जो याद, उसमें रट्टा मारना है याद, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट H2m, और काइनेटिक एनर्जी का मतलब पता क्या होता है, E इंटू वी नॉट। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। काइनेटिक एनर्जी को खोल दिया हमने, E इंटू वी नॉट। अब एक और छोटी सी बात याद रखना है, देखो सारे याद रखना है कुल मिला के। तुम कहोगे मुश्किल हो रहा है, 12th भी तो है, बोर्ड्स के ऐसे मिल जाएंगे तुम्हें फालतू में। देखो H की वैल्यू पुट किया मैंने, 2 की वैल्यू पुट करा। अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉनिक, स्पेशल बता रहा हूँ। अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला बनाए तो H का वैल्यू पता है, 2 का वैल्यू पता है, मास का वैल्यू पता है, E का वैल्यू पता है, और ये V क्या है, वोल्टेज क्या है, तो वोल्टेज नहीं पता, बस क्या नहीं पता हमें। तो हमने बाकी सब की वैल्यू पुट कर दी, इन सब की वैल्यू पुट कर दी, तो बाई चांस पता है कितना आता है, 12.3। कितना आता है, 12.3 एंगस्ट्रॉम। और नीचे रूट में वी नॉट छूट जाएगा, रूट में वी नॉट, सबकी वैल्यू पुट कर दी। अब देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तुम पागलों की तरह H सॉल्व करोगे, फिर 2 सॉल्व करोगे, M से मल्टीप्लाई करोगे, E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19, ये सब मल्टीप्लाई करोगे, और तुम्हारा जीवन वही नष्ट हो जाएगा। तुम आगे बढ़ोगे नहीं, तुम भाई सॉरी गलती हो गई, 12th में गलती से आ गया मैं, माफ कर दो भाई, है ना। लेकिन अगर हम यहीं पर याद कर ले तो मजा आ जाए। क्या आ जाए, मजा आ जाए। तो याद रखना, ये भी एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन के लिए। यहाँ पर सिर्फ वोल्टेज पुट करना है। क्या पुट करना है, तो ये सारे फॉर्मूले अगर तुम्हें याद है तो न्यूमेरिकल तुम ऐसे बजा दोगे एकदम